डिंग टिल्ड बधाई हो, आपको रिजेक्ट 996 सिस्टम मिल गया है। कृपया चुनें कि बाइंड करना है या नहीं। राजेश कुमार के दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। सिस्टम। राजेश कुमार गहरी सोच में डूबे हुए भौहें चढ़ाए हुए थे। क्या हो रहा है? उन्हें याद आया कि उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। दिल की धड़कन बढ़ने और दम घुटने का वह एहसास उन्हें दूसरी बार हुआ था। पिछले जन्म में वे अत्यधिक काम के कारण अचानक अपने कार्यस्थल पर गिर पड़े थे। उनका पुनर्जन्म हुआ, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सब कुछ वैसा ही रहा। मूल मालिक उनकी तरह एक प्रोग्रामर थे और उनकी मृत्यु का कारण भी वही था, अपने कार्यस्थल पर अचानक मृत्यु। यहाँ रहने के एक हफ्ते के दौरान अपने आसपास के लोगों को संदेह से बचाने के लिए वे सामान्य रूप से काम करते रहे। हालांकि एक हफ्ते का अत्यधिक ओवरटाइम मूल मालिक के शरीर के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ, जो पिछली बार गिरने के बाद अभी तक ठीक नहीं हुआ था। कृपया हाँ या ना चुनें। सिस्टम की यांत्रिक आवाज़ उनके दिमाग में एक बार फिर दोहराई गई। इस बार राजेश कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ बाइंडिंग कन्फर्म चुन लिया। शायद उसे समझ आ गया था कि वह एक आपदा से बच गया है और उसने एक सिस्टम भी बाइंड कर लिया है जिससे उसे गोल्डन फिंगर मिल गई है। राजेश कुमार खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें अनगिनत उपन्यास याद आ रहे थे जो उन्होंने पढ़े थे, जिनमें नायक एक सिस्टम बाइंड करने के बाद अपना रास्ता खुद बना लेते थे। अनायास ही उनके होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा था कि वह फिर से मरने वाले हैं। सौभाग्य से, चूंकि उन्हें एक और मौका मिला था, एक बार पूरी तरह से जाग जाने के बाद उन्हें 996 से दूर रहना होगा। वह सोच रहे थे कि इस सिस्टम के क्या काम हैं। 996 सिस्टम को अस्वीकार करें। क्या यही उनकी कल्पना थी? आम जनता के बीच सबसे साधारण प्रोग्रामरों में से एक होने के नाते ओवरटाइम उनके लिए रोजमर्रा का पर्याय बन सकता था। 996 सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करना। लेकिन असल में उनके लिए 996 एक वरदान भी हो सकता है। उनकी पिछली नौकरी को 007 कहा जा सकता है, जिसमें साल भर बिना आराम किए काम करना शामिल था। रात भर लगातार ओवरटाइम करने के बाद आखिरकार वह अपने वर्क स्टेशन पर गिर पड़ा और इस दुनिया में आ गया। ये काफ़ी हद तक पिछली दुनिया जैसा ही था, लेकिन यहाँ इंटरनेट का विकास अभी शुरू ही हुआ था और पिछली दुनिया के कई एप्लीकेशन अभी तक यहाँ नहीं आए थे। चूंकि यह अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए यहाँ ओवरटाइम पिछली दुनिया से भी ज़्यादा था। वह यहाँ एक हफ्ते से था और उस हफ्ते लगभग हर दिन वह रात के लगभग 1 या 2 बजे काम से निकल जाता था। लेकिन यहाँ उसके सहकर्मियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सभी इसके आदी हो चुके हैं। आज दोपहर के भोजनावकाश के दौरान अप्रत्याशित रूप से वह अपने वर्क स्टेशन पर फिर से गिर पड़ा। डिंग टिल्डर नए काम का ऐलान। मेज़बान, कृपया 1 हफ्ते के अंदर 8 घंटे के कार्यदिवस वाली नौकरी ढूंढो। एक आवाज़ ने उसके विचारों को खंडित कर दिया। इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा मानवीय, कम यांत्रिक लग रही थी। 8 घंटे के कार्यदिवस वाली कंपनी। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम का काम काफ़ी हद तक वही था जो उसने सोचा था। राजेश कुमार मन ही मन पूछ रहा था, सिस्टम, क्या तुम अपने काम बता सकते हो? नए काम का ऐलान। मेज़बान, कृपया 1 हफ्ते के अंदर 8 घंटे के कार्यदिवस वाली नौकरी ढूंढो। मेज़बान, कृपया इसे जल्द से जल्द पूरा करो। राजेश कुमार बेबसी से बोला, क्या तुम सिर्फ यही एक वाक्य बोलते हो? सिस्टम अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। मेज़बान, कृपया इस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए नए काम को जल्द से जल्द पूरा करो, वरना 1 हफ्ते बाद सिस्टम अपने आप मेज़बान से अलग हो जाएगा। राजेश कुमार कुछ अवाक रह गया। दूसरे लोगों के सिस्टम तो कई तरह के उपहारों के साथ तुरंत आ जाते थे, लेकिन उसके सिस्टम को अभी भी सक्रिय करना था। उसे जल्द से जल्द एक नई नौकरी ढूंढनी थी और सिस्टम को सक्रिय करना था। अगर वह कम वेतन लेने को तैयार था तो बिना ओवरटाइम वाली नौकरी ढूंढना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धमाका! एक तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। राजेश कुमार ने ऊपर देखा तो किसी ने मेज पर अपनी हथेली पटकी। उसे सख्ती से देखते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या समय हो गया है? अभी भी झपकी ले रहे हो? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। क्या? राजेश कुमार चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने आगे कहा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। राजेश कुमार के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, लेकिन उसका दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। क्या यही वो नेता था जिसने उसे नौकरी से निकाला था? नहीं, ये तो उसका हितैषी था जो उसे पैसे ला रहा था। उसने ये चाल पहले भी देखी थी, पिछले जन्म में स्नातक होने के बाद अपनी पहली नौकरी के दौरान। बस तब वह छोटा था और बहकाकर उनके जाल में फंसा लिया गया था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। क्या उन्हें लगता था कि वे उसे बस कुछ बातों से बेवकूफ़ बना सकते हैं? नामुमकिन। राजेश कुमार फुसफुसाया, नेताजी, कल रात भर काम करने से मैं बहुत थक गया था और अभी अलार्म भी नहीं बजा। इस बार मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सीधे चले जाए। इतना कहकर नेताजी मुड़े और चले गए।
राजेश कुमार ने अपनी पीछे हटी हुई आकृति को देखा और मेज पर रखा फोन उठा लिया। चुपचाप रिकॉर्डिंग चालू करके वह तुरंत उस आकृति के पास पहुंच गए। विनीत, अगर तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो तो तुम्हें कोई कारण बताना होगा, है ना? तुम मुझे बिना वजह नौकरी से नहीं निकाल सकते। राजेश कुमार ने बड़ी चालाकी से बातचीत का रुख कंपनी की ओर मोड़ दिया, जिसने उसे नौकरी से निकाल दिया। कंपनी की नीति के अनुसार दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लंच ब्रेक होता है। खुद घड़ी देखो, अभी क्या समय हुआ है? 3 बज गए हैं और तुम अभी भी सो रहे हो। विनीत ने निर्णायक स्वर में कहा, मानो वह न्याय का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कल कंपनी आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कृत्य ने कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। राजेश कुमार ने घबराहट का नाटक किया और रुक रुक कर समझाया, विनीत, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। पिछली बार जब मैं पूरी रात जागता रहा था, मैं बेहोश हो गया था और मेरा शरीर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इस हफ्ते इतने ज्यादा काम के बाद मैं दोपहर में फिर से बेहोश हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मेरा दिल बहुत बेचैन था और मैं लगभग ठीक नहीं हो पाया। विनीत की भौहें तन गईं, उसका चेहरा और भी नाखुश हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हारा आम काम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दूसरों का भी तुम्हारे जितना ही काम का बोझ है। उन्हें ऐसी समस्याएं क्यों नहीं हुई? उन्होंने मुझसे ऐसी बातें क्यों नहीं कहीं? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह तुम्हारी समस्या हो सकती है? मेरी समस्या? मुझे अब भी लगता है कि यह कंपनी की समस्या है, जो हमें रोज इतनी देर तक ओवरटाइम काम करवाती है। मैं काम के कारण पहले ही 2 बार बेहोश हो चुका हूं और यह नेता अभी भी मुझे गुमराह कर रहा है। सचमुच घटिया। विनीत थोड़ा रुका, फिर बेरहमी से बोला, तुम अभी भी कंपनी में हो और इस समय भी अपनी मेज पर सो रहे हो। ये सचमुच कंपनी के नियमों और विनियमों का उल्लंघन है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा एक्सेस कोड और उससे जुड़ी अनुमतियां रद्द कर दी गई हैं। बाद में सीधे इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करो। चलो, अच्छे रिश्ते बनाकर अलग होते हैं, मेरे लिए मुश्किलें मत बनाओ। क्या कुछ नहीं कर सकते? मुझे लगता है तुम ही हो जो मुझे सबसे ज्यादा छोड़ना चाहते हो, मुझे नियमों और विनियमों से डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। यहाँ कौन ज्यादती कर रहा है? वह पहले दिन से ही इतनी कड़ी नौकरी नहीं करना चाहता था। उसने स्थानीय श्रम कानून को अच्छी तरह से पढ़ा था और ढेर सारे प्रासंगिक सबूत इकट्ठा किए थे। उसने पहले दूसरे तरीके से इस्तीफा देने की योजना बनाई थी, कंपनी से ओवरटाइम वेतन और मुआवजा मांगने की। उसे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी का मुखिया पहले छंटनी की पहल करेगा। क्या यह ऐसा नहीं था जैसे कोई नींद में तकिया दे दे? अपने पिछले जीवन में छंटनी और श्रम मध्यस्थता के अपने अनुभव के आधार पर उसे इस लड़ाई में जीत का पूरा भरोसा था। कुल मिलाकर यहाँ श्रम कानून मूलतः पिछले कानून के अनुरूप ही है, दोनों ही मजदूर के पक्ष में हैं। अगर वह मध्यस्थता के लिए जाता है तो लगभग हमेशा मजदूर की ही जीत होगी। राजेश कुमार अब और दिखावा नहीं किया, उसने अपने पत्ते मेज पर रख दिए। विनीत, तुम जो कर रहे हो वह नियमों के अनुरूप नहीं है ना? राजेश कुमार ने शांति से कहा। विनीत अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहा, मानो कंपनी की हर बात सही हो। मैं जो कुछ भी करता हूं वह कंपनी के नियमों के अनुसार है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह श्रम कानून के अनुरूप नहीं है ना? श्रम अनुबंध कानून के अनुच्छेद 39 के अनुसार नियोक्ता श्रम अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि श्रमिक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में भी आता है। 1. परिवीक्षा अवधि के दौरान यह साबित हो जाता है कि वह रोजगार की शर्तों को पूरा नहीं करता है। 2. वह नियोक्ता के नियमों और विनियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन करता है। 3. वह अपने कर्तव्यों की गंभीर रूप से उपेक्षा करता है, जिससे नियोक्ता को काफी नुकसान होता है। 4. श्रमिक एक ही समय में अन्य नियोक्ताओं के साथ श्रम संबंध स्थापित करता है, जिससे इस इकाई के कार्यों के पूरा होने पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है और इसे सुधारने से इनकार कर देता है। 5. धोखाधड़ी या जबरदस्ती के कारण। 6. उसे कानून के अनुसार आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। श्रम अनुबंध कानून के अनुच्छेद 40 के अनुसार बिना किसी गलती के समाप्ति। यदि निम्नलिखित में से कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो नियोक्ता मजदूर को 30 दिन का लिखित नोटिस देने या मजदूर को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने के बाद श्रम अनुबंध समाप्त कर सकता है। 1. मजदूर बीमार है और निर्धारित चिकित्सा अवधि के बाद अपने मूल काम में संलग्न नहीं हो सकता है, नहीं वह। 2. मजदूर नौकरी के लिए अयोग्य है और प्रशिक्षण या समायोजन के बाद भी अयोग्य बना रहता है। 3. जिन वस्तुगत परिस्थितियों पर श्रम अनुबंध आधारित था उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे श्रम अनुबंध असंभव हो जाता है। उपरोक्त प्रावधानों के अलावा कंपनी अन्य कारणों से मजदूर के साथ अनुबंध समाप्त नहीं कर सकती है ना? राजेश कुमार ने धीरे धीरे एक एक करके श्रम कानून के अनुच्छेदों को सुनाया। ये देखकर कि उसके सामने वाला नेता पहले की तुलना में कम शांत लग रहा था, उसने अपने होठों का एक कोना मोड़ लिया। उसके साथ यह खेल खेलते हुए वह बहुत नया था।
अपने पिछले जीवन में बड़े पैमाने पर छंटनी झेलने के बाद उन्हें श्रम कानून का बहुत कुशल कहा जा सकता था और उन्होंने विभिन्न श्रम मध्यस्थता मामलों का गहन अध्ययन किया था। ये सब सुनने के बाद विनीत का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वह संघर्ष करते हुए बोला, कंपनी की नीति। राजेश कुमार ने देखा कि वह अभी भी इसी बहाने से उसे टालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उसे बीच में ही टोक दिया और हर शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, कंपनी की नीति और कानून, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन पहले आता है? विनीत अवाक रह गया और कुछ और नहीं बोला। बैठक कक्ष में काफी देर तक सन्नाटा रहा और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनता। विनीत फिर बोले, पहले आप बाहर जाए, एचआर आपसे बाद में संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए संपर्क करेगा। ये सुनकर राजेश कुमार को एहसास हुआ कि वह पहला कदम तो जीत ही चुके हैं। एचआर उनसे छंटनी के मुआवजे के बारे में बात करेंगे और उन्हें कितना मिलेगा यह उनकी बातचीत पर निर्भर करेगा। राजेश कुमार जानते थे कि कब रुकना है और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके पास समय कम था और उनके पास यहाँ बहस करने का समय नहीं था। उन्हें अभी इंटरव्यू के लिए अपना बायोडेटा तैयार करना था और सिर्फ एक हफ्ते के साथ नौकरी ढूंढना बहुत जल्दी था, खासकर 8 घंटे की नौकरी, जो ढूंढना और भी मुश्किल था। हालांकि उनकी कुशल उंगली के लिए इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें इसे पूरा करना ही था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक दिन में दर्जनों कंपनियों में इंटरव्यू देना पड़ता। ये सोचकर राजेश कुमार ने अपने सामने विनीत की ओर देखा और मजाकिया लहजे में कहा, विनीत, तो जल्दी करो, मेरे पास अभी कोई अनुमति नहीं है और मैं कोड नहीं लिख सकता। कंपनी को नहीं पता कि मैं कल नौकरी पा पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं पाऊंगा तो कंपनी मुझे अनुपस्थिति के लिए नौकरी से न निकाले। सामने वाले के जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और चला गया। अपने कक्ष में वापस आकर उसने अपना कंप्यूटर खोला और बड़े पैमाने पर आवेदनों का सफर शुरू कर दिया। नौकरी ढूंढने के लिए सबसे जरूरी है एक व्यापक नेटवर्क बनाना। साक्षात्कार 1, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मैं राजेश कुमार हूं? फोन के दूसरी तरफ से एक मधुर महिला की आवाज आई जो धीरे से पूछ रही थी। हाँ, राजेश कुमार ने जवाब दिया। नमस्ते, मैं XX कंपनी का HR हूं। मैं आपसे हमारी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी संक्षेप में साझा करूंगा। ठीक है, हमारी कंपनी के काम के घंटे 11,116 हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम हफ्ते में 6 दिन सुबह 11 बजे काम शुरू करते हैं और रात 11 बजे खत्म करते हैं। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? महिला ने धैर्यपूर्वक अपनी कंपनी के काम के घंटे समझाए, लेकिन राजेश कुमार के लिए ये घंटे निस्संदेह एक अप्रत्याशित घटना थे। दिन में 12 घंटे, उन्हें उठते ही काम पर जाना पड़ता था और काम से छुट्टी मिलने के बाद ही सो पाते थे। इसमें आने वाली समस्याओं के लिए ओवरटाइम भी शामिल नहीं था। अगर सामान्य काम के घंटे ऐसे ही होते तो ओवरटाइम शायद और भी बुरा होता। आप दिन में 12 घंटे काम करते हैं? राजेश कुमार ने पूछा। नहीं, हमारा कार्यदिवस 8 घंटे का होता है। सुबह 2 घंटे लंच और दोपहर में 2 घंटे डिनर होता है। तो असल में काम का समय सिर्फ 8 घंटे ही होता है। राजेश कुमार अविश्वास से देख रहे थे। क्या वह उन्हें बेवकूफ़ बना रही थी? 8 घंटे के कार्यदिवस में खाने के लिए ब्रेक भी शामिल होना चाहिए। ये वैसा कैसे हो सकता है जैसा उन्होंने बताया? फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने राजेश कुमार की लंबी चुप्पी देखकर उसे तोड़ा और कहा, हमारे शनिवार के ओवरटाइम का भुगतान सामान्य वेतन से 2 गुना है। राजेश कुमार ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये सिर्फ नए कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाता है। वे कहते हैं कि ये 2 गुना वेतन है, लेकिन ये सब कुल पैकेज में शामिल है। प्रति घंटे की मजदूरी की गणना करने पर यह ज्यादा नहीं है। अगर यह उनके पिछले जीवन की किसी कंपनी की तरह होता जहां उन्हें एक गैर प्रतिस्पर्धा समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़ते, तो इस कंपनी को छोड़ने के बाद वे ज्यादातर दूसरी कंपनियों में नौकरी नहीं कर पाते। ये नुकसान के लायक नहीं होता। मैं इस तरह का ओवरटाइम स्वीकार नहीं कर सकता। आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना, राजेश कुमार ने मना कर दिया। फोन पर मौजूद व्यक्ति को जरा भी हैरानी नहीं हुई, मानो उसे इसकी आदत हो, और उसने कहा, ठीक है, तो अलविदा। दूसरा साक्षात्कार, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मैं राजेश कुमार हूं? हाँ, राजेश कुमार ने जवाब दिया। नमस्ते, मैं XX कंपनी का HR हूं। मैं आपसे हमारी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी संक्षेप में साझा करूंगा। ठीक है, क्या आप ओवरटाइम ले सकते हैं? ये सवाल शुरू से ही बहुत गंभीर था। अगर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो शायद आगे कोई कॉल नहीं होगी। अगर राजेश कुमार कोई सामान्य नौकरी ढूंढ रहे होते तो वे तुरंत जवाब देते, कोई बात नहीं, मैं ओवरटाइम स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन वह नहीं था। वह बिना ओवरटाइम वाली नौकरी ढूंढ रहा था। उसने साफ मना कर दिया, माफ करना, मैं ओवरटाइम नहीं लेता। ठीक है, फिर आगे। जैसे ही वह अगला सवाल पूछने ही वाली थी, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने अविश्वास से दोहराया, क्या तुमने अभी कहा था कि तुम ओवरटाइम नहीं ले सकते? हाँ, मैंने कहा था, राजेश कुमार ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया।
वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार ऐसे नौकरी ढूंढने वाले से मिला हो। कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। ज़रूरत नहीं, शुक्रिया, हम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैं ओवरटाइम वाली कंपनी नहीं ढूंढ रहा। शायद हम फिर कभी साथ काम कर सकें। ठीक है, तो मैं तुम्हारे सुखद जीवन की कामना करती हूँ। अलविदा। हालांकि वह ऐसी स्थिति का पहली बार सामना कर रही थी, फिर भी उसने शांति से अपनी हमेशा की तरह अंतिम टिप्पणी की। हम अलविदा। साक्षात्कार 3। नमस्ते, मैं XX कंपनी का HR हूँ। हमारी कंपनी लंबे और छोटे हफ्ते बारी बारी से काम करती है। क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? फोन पर मौजूद व्यक्ति ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। ... लंबे और छोटे हफ्ते बारी बारी से काम करने का मतलब है एक हफ्ते में 6 दिन और अगले हफ्ते 5 दिन काम करना। ये सिर्फ एक दिन की छुट्टी से बेहतर तो था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल था और यह उसकी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करता था। राजेश कुमार ने सीधे मना कर दिया, नहीं। बीप बीप बीप। फोन के दूसरी तरफ से तुरंत व्यस्त स्वर आया, फोन कट चुका था। राजेश कुमार ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। साक्षात्कार 4। ... साक्षात्कार 5 ... राजेश कुमार ने आसमान की ओर देखते हुए आह भरी। कितने फोन आए थे? क्या बिना ओवरटाइम वाली नौकरी पाना इतना मुश्किल था? हर कंपनी एक ही सवाल पूछती थी, क्या आप ओवरटाइम स्वीकार कर सकते हैं? क्या अब बिना ओवरटाइम के कंपनी चलाना नामुमकिन है? राजेश कुमार के फ़ोन पर एक और फ़ोन आया। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसने लापरवाही से फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। उन्होंने हार मानकर पूछा, क्या आपकी कंपनी में ओवरटाइम होता है? दूसरी तरफ वाला व्यक्ति चौंक गया, मानो उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दी हो। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उन्होंने कहा, हमारी कंपनी में ओवरटाइम नहीं होता। हमारा प्रबंधन एक समान है और हम अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं। हम लचीली उपस्थिति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप अपने शेड्यूल के अनुसार काम पर आ सकते हैं, बशर्ते आप दिन में 8 घंटे काम करें। राजेश कुमार की आंखें चमक उठीं और वे ऊर्जावान हो गए। हालांकि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, कम से कम कुछ उम्मीद तो थी। क्या उन्हें सिस्टम की जांच करने देनी चाहिए? उन्होंने तुरंत इस पर अमल किया। चुपचाप सोच रहा था, सिस्टम, क्या ये कंपनी स्वीकार्य है? सिस्टम की जांच के अनुसार ये कंपनी मानक पर खरी नहीं उतरती। राजेश कुमार ने असमंजस में पूछा, यह मानक पर क्यों नहीं उतरती? जब उन्होंने इसे शुरू किया था तब कहा गया था कि इसमें ओवरटाइम नहीं है। इस कंपनी के कर्मचारी आमतौर पर दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। कृपया खोज जारी रखें, होस्ट। सिस्टम अनबाइंड होने में 6 दिन और 10 घंटे बाकी हैं। ये देखकर राजेश कुमार समझ गए। उन्होंने फ़ोन पर मना कर दिया, माफ़ कीजिए, मैं आपकी कंपनी पर विचार नहीं करूँगा। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को पूछने में थोड़ी मुश्किल हुई। उसका इरादा सीधे फ़ोन काटने का था, लेकिन ये सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाया। आपने कहा था कि 8 घंटे की फ्लेक्सिबल अटेंडेंस है, लेकिन असल में यह उससे ज़्यादा है ना? राजेश कुमार ने पलटवार किया। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, कभी कभार थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हर कोई ओवरटाइम नहीं करता। आपका कभी कभार शायद बार बार ही होगा, है ना? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब लचीला है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब पूरे दिन बिना रुके है। काम के कोई तय घंटे नहीं होते, तो आप कभी भी काम कर सकते हैं, है ना? दूसरी तरफ वाला व्यक्ति इस खंडन से अवाक रह गया और फिर भी कुछ और बताना चाहता था। राजेश कुमार ने उसे कोई मौका नहीं दिया और पलटकर जवाब दिया, मुझे ओवरटाइम से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे आपकी जैसी कंपनियों से नफरत है जो कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए ओवरटाइम न होने का दिखावा करती हैं। आखिरकार वे आपको उन कंपनियों से भी ज़्यादा मेहनत करवाती हैं और रात रात भर जागने पर मजबूर करती हैं जो इंटरव्यू में ओवरटाइम की बात साफ साफ कहती हैं। इतना कहकर राजेश कुमार ने फ़ोन रख दिया। उसके दिल का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। पिछली जिंदगी में भी वह ऐसी ही एक कंपनी के जाल में फंस गया था। उस समय उसे 7-8 ऑफर मिले थे, जिनमें से कुछ उस कंपनी से भी ज़्यादा तनख्वाह वाले थे जिसमें वह गया था। हालांकि दूसरी कंपनियों में ओवरटाइम बहुत ज़्यादा था, इसलिए वह नहीं गया। आखिरकार उसने उस कंपनी को चुना जो दावा करती थी कि कोई ओवरटाइम नहीं है। उस कंपनी ने ओवरटाइम न होने का बहाना बनाकर उसे ज़्यादा प्रति घंटा वेतन दिया, लेकिन उसका कुल वेतन कम कर दिया। उसने सोचा कि नौकरी मिलने के बाद वह आराम कर सकता है और ओवरटाइम से बच सकता है, और यह अभी भी स्वीकार्य सीमा के भीतर था, इसलिए उसने वेतन पर समझौता कर लिया। नतीजा, हे भगवान, परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्होंने उसे ज़्यादा काम नहीं दिया। वह हर दिन काम छोड़कर चला जाता था, जबकि दूसरे सहकर्मी कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसे लगा कि यह उसकी नौकरी की एक समस्या है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन 6 महीने की परिवीक्षा अवधि के बाद उसे सचमुच समाज की कठोरता का अनुभव हुआ। वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया। उसके पास ओवरटाइम करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
सहकर्मी कड़ी मेहनत कर रहे थे और नेता भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। साल के अंत में मिलने वाला बोनस भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, जिसे नेता लगातार प्रदर्शन समीक्षाओं के जरिए रोक रहे थे और प्रदर्शन आधारित पीयूए अक्सर हो रहा था। आखिरकार वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। बस यही सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। ऐसी कंपनियों में अगर वह एक से मिलता तो एक को डांटता और अगर दो से मिलता तो दो को। राजेश कुमार अभी भी नाराज मेज पर हल्के से थपथपाया और नीचे दाएं कोने में समय की एक झलक देखी। आधी रात हो चुकी थी। समय कितनी तेजी से उड़ता है। राजेश कुमार ने कंप्यूटर के सामने अपनी एक तस्वीर ली, फिर अपने आसपास के लोगों में से एक की और आखिर में एक सेल्फी। उसने अपना ईमेल खोला और अपने नेता और एचआर को सीसी किया। ईमेल विषय क्लॉकिंग आउट, कार्ड एक्सेस के बिना पहला दिन, आधी रात को क्लॉकिंग आउट, अभी भी कई सहकर्मी आसपास हैं। क्लॉकिंग आउट, अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो कृपया लिखित सूचना दें, अन्यथा मैं कल से हमेशा की तरह काम पर आऊँगा। अगर आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं तो कृपया जल्द से जल्द मेरी एक्सेस बहाल करें। अटैचमेंट, अभी अभी ली गई तस्वीरें। अगली सुबह राजेश कुमार हमेशा की तरह कंपनी में काम पर गए। जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, उनका एक्सेस कार्ड पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया था और वे मुख्य द्वार में प्रवेश नहीं कर सके। राजेश कुमार ने अपना ईमेल खोला और अपने नेता और एचआर को सीसी करते हुए कल रात से काम जारी रखा। ईमेल विषय काम के लिए समय पर आना, एक्सेस कार्ड विशेषाधिकारों के बिना दूसरा दिन। मैं सुबह 9 बजे काम शुरू करता हूं और बहुत से लोग समय पर आने के लिए कतार में हैं। काम के लिए समय पर आना, यदि आप मुझे निकालना चाहते हैं तो कृपया लिखित सूचना दें, अन्यथा ऐसा नहीं है कि मैं काम छोड़ रहा हूं, लेकिन कंपनी मुझे काम करने की स्थिति प्रदान नहीं कर रही है। कंपनी मेरी अनुपस्थिति के आधार पर मुझे नहीं निकाल सकती। यदि आप मुझे निकाल नहीं रहे हैं तो कृपया जल्द से जल्द मेरा एक्सेस बहाल करें। संलग्नक, मेरी और मेरे साथ काम पर जाते हुए एक तस्वीर जोड़, मेरे बगल में काम पर आते हुए सहकर्मियों की तस्वीर। ईमेल भेजने के बाद राजेश कुमार ने एक सुविधा स्टोर ढूंढा और अपनी सामूहिक नौकरी आवेदन यात्रा जारी रखी। उन्होंने भर्ती सॉफ्टवेयर खोला, पेशे और पद के अनुसार छांटा और वहीं से शुरू किया जहां उन्होंने कल छोड़ा था। हर कंपनी में आवेदन करना जारी रखा। हर कंपनी को ढेर सारी अव्यवस्थित और असंगत जानकारी भरनी पड़ती थी और वह सीधे संवाद नहीं कर सकते थे, जो बहुत असुविधाजनक था। राजेश कुमार शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ का ये भर्ती सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में वाकई मुश्किल है। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं एक बनाने पर विचार कर सकता हूँ। उनके पिछले जीवन में बॉस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अच्छा था। एक के लिए आवेदन करो, एक को अस्वीकार करो। कई कठिन ऑपरेशन हुए लेकिन रिकॉर्ड 0-10 का रहा। श्री राजेश कुमार, जो पूरी सुबह व्यस्त रहे थे, को कई इंटरव्यू कॉल आए लेकिन किसी ने भी ओवरटाइम की बात नहीं कही। राजेश कुमार ने अपनी कनपटियां रगड़ी, अपना लैपटॉप बंद किया और दोपहर में अपनी लड़ाई फिर से शुरू करने से पहले कुछ खाने की योजना बनाई। तभी उनका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर दिखाई दिया। जैसा कि उसने सोचा था, शायद कोई और इंटरव्यू कॉल था। उसने थके हुए मन से फोन उठाया। उसने दूसरी तरफ से आवाज़ सुनी, राजेश कुमार, मैं एचआर ऐश्वर्या हूँ। क्या आपके पास समय है? मीटिंग रूम में आइए, बात करते हैं। ये सुनकर राजेश कुमार को एहसास हुआ कि यह उस कंपनी की एचआर है जिसमें वह भी काम कर रहा था। राजेश कुमार मुस्कुराया। मछली आखिरकार आ ही गई। उसने अपने फ़ोन में खुले कॉल रिकॉर्डिंग ऐप पर नज़र डाली और कहा, ठीक है, आप कहाँ हैं? मीटिंग रूम 301। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरे कर्मचारी कार्ड का एक्सेस रद्द कर दिया गया है। मैं अब कंपनी में नहीं आ सकता। क्या मैं आ सकता हूँ? राजेश कुमार ने आरोप लगाया। तुम दोबारा कोशिश क्यों नहीं करते? अब तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। शायद पहले सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई होगी। ऐश्वर्या ने बिना हड़बड़ी के समझाया। ओह, क्या ऐसा है? लीडर ने कल ऐसा नहीं कहा था। हो सकता है कि तुम उनकी बात का मतलब गलत समझ गई हो। क्या तुम ऊपर आना चाहोगी और हम बात कर सकते हैं? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि एक स्थापित तथ्य को समझाने के लिए तुम और क्या कर सकती हो, राजेश कुमार ने मजाकिया लहजे में कहा। उसके पिछले शब्दों को देखते हुए वह काफी स्पष्ट थी, लेकिन फिर भी उससे थोड़ी कमतर थी। ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, उसने धीरे से जवाब दिया, मानो उसने राजेश कुमार के वाक्य का दूसरा भाग सुना ही न हो। कल की घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं? राजेश कुमार फोन पर खेलते रहे और उदासीनता से सवाल दागते रहे, आप क्या सोचते हैं? उनके तेवर देखकर ऐश्वर्या ने गोलमोल जवाब देना बंद किया और सीधे कहा, जनरल मैनेजर विनीत का फीडबैक है कि आपकी कार्यक्षमता ठीक नहीं है और इस साल आपका प्रदर्शन पिछड़ गया है। वह वहीं रुक गईं और राजेश कुमार की ओर देखने लगी, मानो उनके चेहरे से कुछ समझने की कोशिश कर रही हों। राजेश कुमार अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और उदासीनता से बोले, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आगे बोलें।
ऐश्वर्या ने शांति से कहा, हमारी कंपनी में हमेशा से आखिरी स्थान पर आने वालों को बाहर करने का सिस्टम रहा है, इसलिए आपको ऑप्टिमाइज किया जाएगा। राजेश कुमार ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ऑप्टिमाइज किया गया, निकाला नहीं गया। ऐश्वर्या ने गंभीरता से दोहराया, हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। राजेश कुमार ने तिरस्कार से कहा, बस निकाल दिया गया कह दो, तुम्हें तो अपनी तारीफ करना आता है, बस मुआवजे की बात करो। मैं फिर से दोहरा दूं, हम आपको नौकरी से नहीं निकाल रहे बल्कि उसे बेहतर बना रहे हैं। कंपनी की शर्तें हैं साथ ही आपको नई नौकरी ढूंढने के लिए 1 महीना। कंपनी आपकी सामाजिक सुरक्षा वगैरह का खर्च उठाएगी। पुनश्च एन कर्मचारी के नौकरी करने के वर्षों की संख्या है। 6 महीने से कम समय के लिए 0.5, 6 महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए 1 माना जाएगा। कुल मिला मुआवजा पिछले साल का औसत वेतन तारांकन एन है। बस इतना ही। राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं। मुआवजा न सिर्फ अनुचित था बल्कि साल के अंत में मिलने वाले बोनस के बारे में भी एक शब्द नहीं था। साल के अंत में मिलने वाले बोनस का क्या? राजेश कुमार ने पूछा। मुझे माफ़ करना, हमारी कंपनी में साल के अंत में बोनस नहीं मिलता। तो फिर पिछले 2 सालों में मुझे कंपनी से क्या मिला? हमारी कंपनी में सचमुच साल के अंत में बोनस नहीं मिलता। इंटरव्यू के दौरान मुझे याद है वादा किया गया था कि कम से कम 18 महीने का वेतन मिलेगा, ज़्यादा हो तो 22 महीने तक भी। अब आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलता। ये साल के अंत में मिलने वाला बोनस हमारी कंपनी में वाकई नहीं मिलता। आप वापस जाकर अपना ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, किसी में भी इसका जिक्र नहीं है ना? राजेश कुमार ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे याद है कि श्रम कानून में एक प्रावधान है जिसके अनुसार साल के अंत में मिलने वाला बोनस वास्तविक भुगतान पर आधारित होता है। अगर पहले साल के अंत में बोनस दिया जा चुका है तो बाद में उसे सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। यह अनुभव राजेश कुमार ने अपनी पिछली जिंदगी में देखे एक मामले से लिया था जहां प्रतिद्वंदी कोई नामशान विक्टिम था। श्रम मध्यस्थता के बाद साल के अंत में मिलने वाला बोनस सफलतापूर्वक वसूल हो गया। ऐश्वर्या को उम्मीद नहीं थी कि वह श्रम कानूनों के बारे में इतना जानकार होगा, इसलिए वह थोड़ी अचंभित थी। उसने दोहराया, हमारे पास साल के अंत में बोनस नहीं है। राजेश कुमार ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि वह उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। उसने सीधे अपनी शर्तें बता दी, एक गैरकानूनी बर्खास्तगी के लिए मुझे 2 दिन का मुआवजा दो। 2 पिछले साल की तरह ही 8 महीने का साल के अंत में बोनस। 3 रोजाना ओवरटाइम के लिए ओवरटाइम वेतन। ऐश्वर्या के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। ये शर्तें नामुमकिन हैं। कंपनी की शर्तें सिर्फ एन हैं। राजेश कुमार ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इतनी जल्दी मना मत करो। मेरी शर्तें मानो और अपने नेताओं और कानूनी विभाग से दोबारा पूछो। अगर मामला सचमुच श्रम मध्यस्थता में जाता है तो तुम जीत नहीं पाओगे। मैंने कल और आज जो कुछ भी हुआ उसका सबूत रखा है। अगर तुम्हारी कंपनी अंत में हार जाती है तो ये कंपनी की जानकारी में दर्ज हो जाएगा, जिससे कंपनी की छवि पर असर पड़ेगा और कौन जाने बाद में कोई और भी ऐसा ही करे। और हाँ, मेरे काम को कम मत आंको। कैसा अयोग्य प्रदर्शन। बस इतनी सी बात है कि मैं कुछ देर पहले ओवरटाइम से बेहोश हो गया था, लगभग उठ ही नहीं पाया। क्या नेता डरे हुए हैं? डरे हुए हैं कि अगर मैंने फिर से ओवरटाइम किया तो मेरा शरीर उसे झेल नहीं पाएगा और अगर कुछ हुआ तो कंपनी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, है ना? राजेश कुमार ने देखा कि वह कुछ और कहना चाहती थी लेकिन उसे मौका नहीं दिया और आगे कहा, आप सब इस बारे में ध्यान से सोचिए। मैंने अपनी पूरी बात कह दी है। अगर मैं काम करता रहा और ओवरटाइम की वजह से फिर से बेहोश हो गया और कुछ हुआ तो आपको सिर्फ इस रकम से ज़्यादा देना होगा। कंपनी का पीआर संकट और भी गंभीर हो जाएगा, है ना? मैंने अपनी पूरी बात कह दी है। आप सब इस पर ध्यान से विचार विमर्श कीजिए। जब आप फैसला कर लें तो मुझे फ़ोन कीजिए और फिर से उन भद्दी धमकी वाली चालों की कोशिश मत करना। कृपया श्रम कानून पढ़ें, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर राजेश कुमार मुड़े और सामने वाले व्यक्ति के जवाब का इंतजार किए बिना चले गए। ... दिन पलक झपकते ही बीत गए। सिस्टम खुलने में अभी 10 घंटे बाकी थे। राजेश कुमार को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी उम्मीदें पहले ही काफ़ी कम कर ली थीं, लेकिन एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जिसमें ओवरटाइम की ज़रूरत न हो। उसके पिछले जन्म में कम से कम कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिनमें ओवरटाइम की ज़रूरत नहीं होती थी। यहाँ मामला उल्टा था, एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जिसमें ओवरटाइम की ज़रूरत न हो। 996 को असल में हल्का ओवरटाइम माना जाता था, तो 996 एक वरदान था और 007 आम। एक बार फिर फ़ोन रखने के बाद राजेश कुमार ने बेबसी से आह भरी। वह काम के लिए पैसे तो नहीं दे सकता था, जैसा कि उसके पिछले जन्म के कुछ विशेषज्ञों ने कहा था, है ना? ऐसा लग रहा था कि कोई भी विशेषज्ञ हो सकता है। जैसे ही वह हार मानने ही वाला था, उसके मन की गहराई से एक आवाज़ गूंजी, डिंग। ये पता चलते ही कि होस्ट नारकीय कठिनाई में है, सिस्टम अपग्रेड होने लगा है।
राजेश कुमार की आंखें चमक उठीं। सिस्टम अपग्रेड, उसके पास अभी भी एक मौका है। सिस्टम, क्या तुम वहां हो? सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। ये सुनकर राजेश कुमार ने अपने साक्षात्कार जारी रखे। कम से कम आशा की एक किरण तो दिखाई दी। डॉट 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 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, डॉट 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 3 मिनट, डॉट 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 डॉट। अनबाइंडिंग की उल्टी गिनती लगातार कम होती जा रही थी। राजेश कुमार ने पैनल और अपग्रेडिंग सिस्टम को देखा। उसने अपनी तनी हुई कनपटियों को रगड़ा और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। क्या उसे अपनी नियति स्वीकार करनी थी? ओवरटाइम स्वीकार करना, 996 स्वीकार करना, 007 स्वीकार करना, अपने पिछले जीवन की नियति को एक बार फिर दोहराना? नहीं, वो तैयार नहीं था। उसने फिर से एक निष्प्राण मजदूर बनने से इनकार कर दिया, हर दिन एक ही तरह का काम करते हुए। सबसे क्रूर ओवरटाइम करना, सबसे क्रूर रात भर जागना, सबसे ज्यादा बाल झड़ना। नहीं, वो तैयार नहीं था। स्वर्ग ने उसकी मौन विनती सुन ली थी। पैनल की उल्टी गिनती के आखिरी सेकंड में उसके मन के सबसे गहरे हिस्से से एक कोमल, मधुर आवाज गूंजी। डिंग, रिजेक्ट ओवरटाइम सिस्टम को सफलतापूर्वक बांधने के लिए मेजबान को बधाई। सफलतापूर्वक बांध लिया। राजेश कुमार हक्का बक्का रह गया। उसने गलत तो नहीं सुना था, है ना? सफलतापूर्वक बांध लिया। उसकी सुनहरी उंगली, जो हुआ था उसे समझकर वह बहुत खुश हुआ। डिंग, न्यूबी गिफ्ट पैक पाने के लिए मेजबान को बधाई। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? इसे देखो, राजेश कुमार ने उत्साह से उत्तर दिया। डिंग, हाई सिटी में विला लेने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, फोटोग्राफिक मेमोरी क्षमता हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, मेमोरी एनहांसमेंट कैप्सूल हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। इसके सेवन के बाद आप अपने पिछले जीवन में देखी गई सभी सामग्री को याद कर सकते हैं। डिंग, स्किल बुक, मास्टर ऑल कोडिंग लैंग्वेज हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, शीप सोर्स कोड हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, शुरुआती पूंजी में 100 मिलियन हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, शेल कंपनी हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। फिलहाल कंपनी में सिर्फ एक सफाई कर्मी है। डिंग, एस रैंक प्रबंधन और तकनीकी प्रतिभा हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। डॉट 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 डॉट। राजेश कुमार मन ही मन जोर से हंसे। ये बहुत बढ़िया था। सिस्टम के उपहार पैकेज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक कंपनी शुरू करना चाहता है। शीप, उसके पिछले जीवन का वह मिनी प्रोग्राम जो रातों रात लोकप्रिय हो गया, फिर उसकी व्यापक आलोचना हुई। ऐसा गेम पहले रिलीज करना, क्या ये बुरा नहीं होगा? राजेश कुमार के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह कोशिश करने के लिए उत्सुक था। उसने सोचा कि क्या तब पूरा इंटरनेट उसे पीट कर मार डालेगा। उसने सुना था कि उसके पिछले जन्म में डिजाइनर को अक्सर उसके दोस्त पीटते थे। सिस्टम, अब तुम्हारे क्या क्या काम हैं? राजेश कुमार ने अपग्रेड के बाद के कामों के बारे में उत्सुकता से पूछा। अपग्रेड करने के बाद आप ओवरटाइम मना करने पर होस्ट के अलग अलग कामों के आधार पर संबंधित पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम का अंतिम लक्ष्य ओवरटाइम को खत्म करना है, ताकि दुनिया में ओवरटाइम का अस्तित्व ही न रहे। सिस्टम का नारा है, ओवरटाइम मना करो। होस्ट, कृपया इस उपलब्धि को हासिल करने का प्रयास करें। पूरा होने पर एक रहस्यमय उपहार पैकेज दिया जाएगा। ये सफलतापूर्वक क्यों बांधा गया? क्या आपने पहले नहीं कहा था कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो यह मेरी विफलता होगी? राजेश कुमार ने पूछा। होस्ट अब अपनी कंपनी खोल रहा है और उसका बॉस है। काम के घंटे होस्ट खुद तय करता है और सिस्टम का फैसला लागू होता है। ये भी काम करता है। राजेश कुमार हैरान थे। लेकिन क्या मुझे गिफ्ट पैक पाने के लिए पहले इसे बांधना नहीं चाहिए और फिर कंपनी नहीं बनानी चाहिए? बांधने से पहले मैं बॉस नहीं था, क्या इसकी इजाज़त है? अपग्रेडेड न्यूबी गिफ्ट पैक में एक कंपनी शामिल है। कंपनी में मेज़बान ही बॉस होता है, इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जहां मेज़बान को बिना ओवरटाइम के नौकरी न मिले। लेकिन क्या मुझे पहले इसे बांधना नहीं चाहिए? राजेश कुमार को अचानक अपनी पिछली जिंदगी के नौकरी ढूंढने के अनुभव याद आ गए। हमारी कंपनी अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करती है, आप ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। अनुभव हासिल करने के लिए उसे पहले नौकरी करनी होगी, है ना? माफ़ कीजिए, आपका कार्य अनुभव हमारी कंपनी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। राजेश कुमार मुस्कुराए। व्यवस्था बिल्कुल उलट थी। सिस्टम अपग्रेड के बाद इसे बिना किसी शर्त के सीधे बाध्य किया जा सकता है। व्यवस्था ने एक ऐसा तर्क गढ़ा जो उन्हें यकीन दिला देगा। राजेश कुमार ने अब उस सवाल में और गहराई से नहीं सोचा और पूछते रहे, सिस्टम अपग्रेड क्यों किया गया? व्यवस्था ने पाया कि वर्तमान समय की कठिनाई नारकीय स्तर की है और स्वचालित रूप से अस्वीकार 996 व्यवस्था से अस्वीकार ओवरटाइम व्यवस्था में अपग्रेड हो गई। शुरुआत में लगा था कि 996 पहले से ही काफ़ी दयनीय है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 996 से भी ज़्यादा दयनीय एक दुनिया है। राजेश कुमार, वह अवाक रह गया, लेकिन ये सच लग रहा था।
यह उसकी पिछली दुनिया से भी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण था। इस तरह की ओवरटाइम जिंदगी कौन झेल सकता है। वह अपनी कंपनी से शुरुआत करेगा। ओवरटाइम को अस्वीकार करें, आंतरिक प्रतिस्पर्धा को अस्वीकार करें। सबको 5 बजे निकलना होगा। कंपनी के बारे में सोचते हुए राजेश कुमार पूछते रहे, वो एस रैंक वाली मैनेजमेंट और तकनीकी प्रतिभाएं कहाँ हैं। कंपनी में पहुंचने पर मेज़बान उन्हें हासिल कर लेगा। शुरुआती पूंजी का क्या? मेज़बान के खाते में शुरुआती पूंजी पहले ही जमा हो चुकी है। मेरे खाते में इतना पैसा है, क्या इसका पता नहीं चलेगा? राजेश कुमार ने हैरानी से पूछा। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत सभी धनराशियां विदेशी खातों में निवेश और स्टॉक ट्रेडिंग के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। कोई शक नहीं होगा। मेज़बान, कृपया इनका इस्तेमाल पूरे विश्वास के साथ करें। ये सुनकर राजेश कुमार को राहत मिली। उन्होंने सिस्टम के पैनल पर नज़र डाली और ऊपरी दाएं कोने में एक खजाने का बक्सा टैब देखा जिस पर लाल रंग का 99 जोड़ा पठित संदेश लिखा था। उन्होंने उत्सुकता से उस पर क्लिक किया। लाल खजाने 72, नारंगी खजाने 60, पीले खजाने 10, हरे खजाने 5... वह चकित रह गए और उत्सुकता से सिस्टम से पूछा, ये खजाने क्या हैं? सिस्टम मेज़बान के कार्यों के आधार पर खजाने प्रदान करता है। लाल सबसे नीचे है और बैंगनी सबसे ऊपर। अंदर क्या है? अनिश्चित। ये संयोग से है। कुछ भी खोला जा सकता है। यह इतना बेतरतीब है। क्या मेज़बान खजाने का संदूक खोलना चाहेगा? खोलो। उसे उन्हें खोलना ही था। शुरुआत में सोने की उंगली का पूरा इस्तेमाल करना था। कृपया खोलने के लिए रंग और मात्रा चुनें। राजेश कुमार एक पल सोचा और सबसे बुनियादी चीज़ों को पहले आजमाने का फैसला किया। 2 लाल खजाने के बक्से खोलो। डिंग, मेज़बान को एक ड्रैगन फ्रूट पाने के लिए बधाई। डिंग, मेज़बान को एक पाने के लिए बधाई, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कैसी जादुई चीज़ें हैं। ड्रैगन फ्रूट तो एक बात थी, लेकिन आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। सिस्टम, तुम थोड़े धोखेबाज हो, है ना? राजेश कुमार ने असंतुष्ट होकर शिकायत की। सिस्टम के उत्पाद हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। मेज़बान, कृपया अच्छा काम करते रहो। क्या मेज़बान अब भी खजाने का बक्सा खोलना चाहेंगे? सिस्टम, 10 और लाल खजाने के बक्से खोलो, राजेश कुमार ने बेबसी से कहा। खैर, अभी भी बहुत सारे थे, कोई बात नहीं। डिंग, मेज़बान को एक पाने के लिए बधाई, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद, तारांकन 5। डिंग, मेज़बान को ड्रैगन फ्रूट पाने के लिए बधाई, तारांकन 3। डिंग, मेज़बान को लाल कीबोर्ड पाने के लिए बधाई, तारांकन 2। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस। सिस्टम, एक नारंगी खजाने का संदूक खोलो। डिंग, मेज़बान को एक संतरा पाने के लिए बधाई। प्रश्नवाचक चिन्ह। सिस्टम, एक पीला खजाने का संदूक खोलो। डिंग, मेज़बान को एक केला पाने के लिए बधाई। क्या उसे फलों का जैकपॉट मिला? क्या ये सिस्टम कोई फल विक्रेता था? डिंग, मेज़बान के लिए एक दोस्ताना रिमाइंडर। एक ही दिन में खजाने का संदूक खोलने पर एक ही चीज़ मिलने की संभावना अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। मानो अपनी ही चालाकी को भांपते हुए सिस्टम ने एक दोस्ताना रिमाइंडर देना शुरू कर दिया। राजेश कुमार अवाक रह गए। उनका सिस्टम थोड़ा सा धोखा देने वाला था। उन्हें क्या करना चाहिए? ऑनलाइन इंतज़ार करना ज़रूरी। भूल जाओ, अब खजाने का संदूक नहीं खोलना। वह कंपनी में जाकर देखेंगे कि भेड़ बकरियों के खेल को कैसे संभाला जाता है। राजेश कुमार ने अपने सामने खड़ी जर्जर इमारत को देखा। उसे कुछ अविश्वास हो रहा था। क्या यही वो कंपनी थी जो सिस्टम ने उसे दी थी? हाँ, सिस्टम ने शांति से जवाब दिया। अगर कम लोग हों और वीरान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इमारत तो नहीं होनी चाहिए। ये तो कोई पिरामिड स्कीम लग रही है, अन्न निकालने की जगह। क्या मैं बाद में किसी को भर्ती भी कर सकता हूँ? हालात तो तुरंत कार्रवाई के लिए हैं। हालांकि यह थोड़ी पुरानी है, पर शहर के बीचों बीच है। राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं। ये बात तो बिल्कुल सही थी। उसे लगभग यकीन हो गया। दूसरों के पास शहर के बीचों बीच गगनचुंबी इमारतें थीं, उसके पास एक बची हुई शहर के बीचों बीच एक अधूरी इमारत थी। सिस्टम, वह एस रैंक वाली प्रतिभा कहाँ है? वह इसी इमारत में है। मेज़बान अंदर आकर उसे अपना सकता है। राजेश कुमार भारी कदमों से अंदर आया। अंदर जाते ही उसकी आंखों के सामने बड़े बड़े लाल अक्षर उभर आए, खून की तरह साफ और बेहद डरावने, कर्ज चुकाना। राजेश कुमार का दिल बैठ गया और उसने बेचैनी से पूछा, क्या इस कंपनी में अब भी कर्ज का विवाद है? छोटी सी बात है, मामूली बात। निश्चिंत रहिए मेज़बान, सब सुलझ गया है। दीवारों पर स्प्रे पेंट किए गए शब्दों और अस्त व्यस्त गंदगी को देखकर उसे सचमुच चैन नहीं आ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चर्र टिल्ड, खाली इमारत में लकड़ियों के आपस में रगड़ने की आवाज़ बहुत साफ सुनाई दे रही थी। राजेश कुमार ने आवाज़ का पीछा किया और उधर देखा। नकाब पहने एक व्यक्ति के हाथ में एक लंबी सी चीज़ थी और उसमें से कुछ टपकता हुआ सा लग रहा था। टपक टिल्ड, टपक टिल्ड। अगर वह गलत नहीं था तो वह रंग लाल था, है ना?
राजेश कुमार ये दृश्य देखकर एक कदम पीछे हट गया। उसके दिमाग में पिछली जिंदगी में देखी गई सारी क्राइम फिल्में घूम गईं। यह कोई क्राइम सीन तो नहीं हो सकता। वह मुड़कर भागने ही वाला था। उस व्यक्ति ने ठंडी और साफ आवाज में कहा, क्या आप कंपनी के नए बॉस हैं? राजेश कुमार अचानक बोल पड़ा, नहीं, मैं नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं देखा। वह तेजी से मुड़ा और भाग गया, उसी गति से जैसे वह कॉलेज में 1000 मीटर दौड़ता था। दरवाजे से बाहर निकलकर राजेश कुमार दौड़ा और सिस्टम से पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अंदर इतना खतरनाक इंसान है? मैं तो लगभग मर ही गया था। होस्ट, वह एस रैंक का टैलेंट है। सिस्टम की आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एस रैंक का टैलेंट? मजाक कर रहे हो? उसके हाथ में वह चीज क्या थी? राजेश कुमार के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। वह कंपनी का मौजूदा सफाई कर्मी है, सफाई का काम करता है। कोई समस्या है क्या? समस्या तो थी, बिल्कुल समस्या थी। बहुत बड़ी समस्या। सफाई करते समय खून जैसा कुछ क्यों टपक रहा है? ये लाल रंग है। तो फिर वो दिन के उजाले में नकाब क्यों पहने हुए है? सफाई कर रहा हूँ, बहुत धूल है। एक उच्च स्तरीय प्रबंधन प्रतिभा सफाईकर्मी क्यों बनेगी? शायद उसे ये पसंद है। सिस्टम, तुम थोड़े लापरवाह हो रहे हो, है ना? राजेश कुमार ने असंतुष्ट होकर शिकायत की। खांसी। वो असल में पिछला बॉस था। कंपनी बेचने की एक शर्त ये थी कि वो सफाईकर्मी बना रहे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बॉस से सफाईकर्मी, ये कैसी अजीब पसंद थी। क्या उसकी कोई कहानी है? राजेश कुमार की गपशप भड़क उठी, जिसमें बात की तह तक जाने की प्रबल प्रवृत्ति दिखाई दी। उसकी एक पेचीदा कहानी जरूर है, लेकिन मेजबान को रहस्य उजागर करना ही होगा। अगर तुम आधा अधूरा सच बोलोगे तो तुम पर बिजली गिरेगी, राजेश कुमार ने बहुत नाराजगी से कहा। सिस्टम को नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा सकता। कौन से नियम? राजेश कुमार ने पूछा। कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। डॉट 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 डॉट। राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं। ठीक है, मत कहो। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। राजेश कुमार एक बार फिर अधूरी इमारत की ओर चल पड़ा। अरे नहीं, यह उसकी कंपनी थी। वह व्यक्ति प्रवेश द्वार पर खड़ा था, मानो उसे राजेश कुमार के लौटने का पहले से ही अंदाजा था और वह उसका इंतजार कर रहा था। क्या आप कंपनी के सीईओ बनने को तैयार हैं? राजेश कुमार ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। वह व्यक्ति एक पल के लिए रुका, फिर गहरी आवाज में बोला, मैं पहले ही बहुत प्रभावित हूं कि आप मुझे रुकने देने को तैयार हैं। मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। अगर मैं जिद करूं तो क्या होगा? राजेश कुमार ने पढ़े हुए उपन्यासों के दबंग सीईओ की नकल करते हुए कहा। मेरी स्थिति काफी जटिल है और आपको परेशानी में डाल सकती है। ओह, क्या ऐसा है? राजेश कुमार ने तिरस्कार से कहा, अगर मुझे परेशानी का डर होता तो मैं आपकी कंपनी नहीं लेता और आपको यहाँ नहीं रखता। उस व्यक्ति की आंखें थोड़ी लाल लग रही थीं और उसने उत्साह से कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा करने और मुझे यह मौका देने को तैयार हैं तो मैं आपका निवेश हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, तुमने तो मेरी दिलचस्पी जगा ही दी। राजेश कुमार, जो दबंग सीईओ की तरह व्यवहार करने के आदी थे, अनजाने में ही ये बात बोल पड़े। बॉस, आपने क्या कहा? वह व्यक्ति अपना मुंह बदलने लगा। खांसी? कुछ नहीं। राजेश कुमार ने अजीब तरह से खांसी। उसकी चुन्नी भी भड़क उठी थी। कितनी शर्मनाक बात है। चलो परिचय हो जाए। मैं राजेश कुमार हूँ। राजेश कुमार ने सक्रियता से हाथ बढ़ाया और अपना परिचय दिया। नमस्ते बॉस, मैं हूँ भार्गव। क्या हम बात करने के लिए कोई ऑफिस ढूंढें? राजेश कुमार ने मौजूदा माहौल को देखा। ये काम पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। माफी चाहता हूँ, मुझसे ये भूल हो गई, भार्गव ने माफी मांगते हुए कहा, फिर मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस बैंक कार्ड में कंपनी की शुरुआती पूंजी 10 करोड़ है। राजेश कुमार ने सिस्टम द्वारा दिया गया कार्ड निकाला और भार्गव के सामने रख दिया। समझ गया बॉस। भार्गव काम के मूड में आने लगा और पूछा, बॉस, भविष्य में हमारी कंपनी मुख्य रूप से क्या करेगी? ये रहा एक छोटा सा खेल, इसे आजमाओ। चलो यहीं से शुरू करते हैं। राजेश कुमार ने एक यूएसबी ड्राइव निकाली और मेज पर रख दी। खेल। भार्गव ने ये 2 शब्द सुने तो उसकी आंखों में पहले तो मदहोशी और फिर नफरत की झलक दिखाई दी, फिर दृढ़ता में बदल गई। ठीक है, उसके बाद क्या? भार्गव पूछता रहा। अभी तो खेलों पर ध्यान देते हैं, राजेश कुमार ने कहा। ये खेल तो हो ही गया। पहले कुछ विज्ञापनदाताओं से सहयोग की बात करो और इस खेल को ऑनलाइन करवाओ। समझ गया बॉस, भार्गव ने जवाब दिया। बाद में पूरी कंपनी की, खासकर बाहरी सजावट की जाएगी। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि यह अंग निकालने की जगह है।
जहां तक कर्मचारियों की बात है, आप उन्हें अपनी ज़रूरत और अनुभव के हिसाब से भर्ती कर सकते हैं। कंपनी के लिए मेरी बस एक ही शर्त है, ओवरटाइम नहीं। किसी भी तरह का ओवरटाइम नहीं चलेगा। भार्गव थोड़ा हैरान हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा, और बोला, अगर हम ओवरटाइम नहीं करेंगे तो जो काम एक आदमी कर सकता है उसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बजट 2 गुना हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर एक काम पूरा नहीं कर पाता तो 2 लोगों को भर्ती कर लो। अगर 2 काम पूरा नहीं कर पाते तो 3 लोगों को भर्ती कर लो। काम और ज़रूरतों का उचित प्रबंधन करो। कंपनी का सर्वोच्च सिद्धांत कर्मचारियों को ओवरटाइम करने से रोकना है, राजेश कुमार ने फिर जोर दिया। हालांकि भार्गव को उसका तरीका समझ नहीं आया, फिर भी उसने उसका पालन करने का फैसला किया। ऐसे ज़माने में जब ओवरटाइम आम बात हो गई थी, उसकी कंपनी की नो ओवरटाइम नीति थोड़ी बेतुकी लग रही थी। समझ गया बॉस, बाकी आप पर निर्भर है। अगर कोई सवाल हो तो फ़ोन पर मुझसे संपर्क करें। राजेश कुमार एक बेपरवाह बॉस की तरह व्यवहार करने लगे। फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान करने के बाद वह जाने के लिए उठे। आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए शुक्रिया। मैं कंपनी को अच्छी तरह चलाने में आपकी ज़रूर मदद करूंगा। भार्गव ने एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा किया। देखने के बाद राजेश कुमार को कंपनी से बाहर निकालने के बाद वह काफ़ी देर तक कंपनी के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा। उसने सोचा था कि वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, लेकिन उसे राजेश कुमार से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने अभी तक वेतन के मुद्दे पर बात नहीं की थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए इस कंपनी में बने रहना ही सबसे अच्छा इलाज था जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। और वह व्यक्ति, एक दिन वह ये सोचते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। वह मुड़ा और कंपनी में चला गया। राजेश कुमार द्वारा दी गई USB ड्राइव उठाई और काम में लग गया। सुबह सुबह खिड़की से सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आ रही थीं, जिससे शयनकक्ष असाधारण रूप से गर्म और सुहावना लग रहा था। भार्गव के पास करने के लिए कुछ भी न था, इसलिए वह आंखें मूंदकर सूरज की आलिंगन का आनंद ले रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, फिर सिस्टम पैनल खोला, कुछ और खजाने की पेटियां खोलकर अपनी किस्मत आजमाने और ये देखने का इरादा किया कि क्या उसे कुछ अच्छा मिल सकता है। हालांकि अपनी आंख के कोने से उसने देखा कि सिस्टम में एक अतिरिक्त पॉइंट्स बटन था। यह क्या है? उसने उत्सुकता से उस पर क्लिक किया और उसके सामने एक नया पेज प्रकट हुआ। होस्ट राजेश कुमार, वर्तमान पॉइंट्स -11,111। नोट: पॉइंट्स मॉल में संबंधित वस्तुओं के लिए पॉइंट्स का आदान प्रदान किया जा सकता है। राजेश कुमार ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें बहुत धक्का लगा। उन्होंने असमंजस में पूछा, सिस्टम, मेरे पॉइंट्स इतने नेगेटिव क्यों हैं? ये कुछ ऐसा है जो आपको अपने 5 स्टार कर्मचारी से पूछना होगा। सिस्टम के नियमों के अनुसार प्रत्येक सेकंड में एक कर्मचारी द्वारा ओवरटाइम काम करने पर 10 अंक काटे जाएंगे। इसके विपरीत 1 अंक जोड़ा जाता है। सिस्टम के शब्दों में दुर्भावना का एक मजबूत संकेत था। राजेश कुमार जगह पर जम गए। क्या यह इतना बड़ा घोटाला है? 10 से 1, और यह व्यक्ति ठीक से काम करने के बजाय वह ओवरटाइम कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ना? है ना? सिस्टम द्वारा निर्मित, सभी के लिए निष्पक्ष। कितना बड़ा घोटाला। मॉल के बारे में क्या? वह क्या है? मैंने इसे क्यों नहीं देखा? अपर्याप्त अंक, अस्थायी रूप से मॉल खोलने में असमर्थ। कृपया कार्यों को पूरा करने और मॉल खोलने के लिए अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। मॉल में क्या है? उसे किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल आया जिसने चुपके से ओवरटाइम करके उसके साथ विश्वासघात किया था। उसने अपना फ़ोन उठाया, भार्गव का नंबर ढूंढा और डायल करने ही वाला था। उसका फ़ोन सबसे पहले चमका और स्क्रीन पर कॉलर आईडी दिखाई दी। कॉलर भार्गव। उनके बीच सचमुच एक गहरा संबंध था। राजेश कुमार ने कॉल उठाया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दूसरी तरफ से भार्गव की उत्साहित आवाज़ आई, बॉस, आपके गेम ने गेमिंग के इतिहास में वाकई एक नया मोड़ ला दिया है। विज्ञापन राजस्व साझाकरण के जरिए कमाए, यह अभूतपूर्व है। आज तक कोई भी गेम इतना मुश्किल नहीं रहा। कल पूरी रात खेलता रहा, फिर भी नहीं खेल पाया। इसकी लत लग जाती है। जितना ज़्यादा मैं नहीं खेल पाता, उतना ही ज़्यादा खेलने का मन करता। मैं हमेशा इतने करीब पहुंच जाता था और विज्ञापन देखे बिना तो इसे पार करना नामुमकिन है। नहीं, होना ही चाहिए। विज्ञापनों के साथ भी बहुत मुमकिन है कि आप इसे पार न कर पाएं। अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो विज्ञापन राजस्व बंटवारे से रोजाना कम से कम कई मिलियन जरूर आएंगे। ये सुनकर राजेश कुमार ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, तुमने कल रात ओवरटाइम किया था? बॉस, कल मैं इस गेम पर रिसर्च करते हुए थोड़ा बहक गया था। भार्गव ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपने गंजे सिर को सहलाते हुए कहा। तुम्हारे बहकने की वजह से मेरे कितने पॉइंट्स कम हो गए। इतने नेगेटिव पॉइंट्स के साथ ये कब पॉजिटिव बनेंगे? राजेश कुमार ने नाखुशी से कहा, तुम्हें अब ओवरटाइम नहीं करना चाहिए। CEO होने के नाते तुम्हें हमारी कंपनी के नियमों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। जी बॉस, भार्गव ने जवाब दिया। हालांकि उसे समझ नहीं आया, फिर भी उसने तुरंत मान लिया।
बाद में ओवरटाइम करने का सवाल, तो उसका बॉस हर समय उस पर नज़र तो नहीं रख सकता है ना। राजेश कुमार ने पूछना जारी रखा, ये गेम कब ऑनलाइन हो सकता है? आपने जो दिया है वह पहले से ही काफ़ी परिपक्व है और इसका सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आज ही कुछ विज्ञापनदाताओं से संपर्क करूंगा, अगर यह जल्दी हो जाए तो यह आज ही ऑनलाइन हो सकता है, भार्गव ने तुरंत जवाब दिया। अगर यह जल्दी हो जाए? राजेश कुमार को इस वाक्य में ओवरटाइम की गंध आ गई और उन्होंने सख्ती से कहा, कोई ओवरटाइम नहीं, ये कल ऑनलाइन हो जाएगा। भार्गव की आंखों में एक भाव झलक आया और राजेश कुमार के लिए जी जान से काम करने का उसका संकल्प और मजबूत हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फोन रखने से पहले उन्होंने कुछ और बातें की। राजेश कुमार ने गहरी सांस ली, ओवरटाइम करने वाला कर्मचारी होना वाकई उसके लिए सिरदर्द बन रहा है। उसके पॉइंट्स कब पॉजिटिव होंगे? 1:10, यह एक दूर का सपना सा लग रहा था। अगले दिन भार्गव ने उन्हें बताया कि केवल एक विज्ञापनदाता ही उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, जबकि अन्य निर्माता निराशा व्यक्त कर रहे थे। राजेश कुमार ने सीधे जवाब दिया कि एक विज्ञापन ही काफ़ी है। गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है और मुख्य रूप से ट्रैफिक आकर्षित करने पर केंद्रित है, इसलिए उन्हें पहले इसे वीवी दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे आइटम प्राप्त कर सकें और गेम का प्रचार कर सकें। पहले ट्रैफिक प्राप्त करें, फिर आइटम प्राप्त करने के लिए विज्ञापन देखना शुरू करें और केवल वही एक विज्ञापन चलाएं। यदि अन्य विज्ञापनदाता बाद में सहयोग करने को तैयार होते हैं तो कीमत अभी से अलग होगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद भार्गव बार बार सहमत होता रहा और फिर फोन रखकर फिर से व्यस्त हो गया। वीवी मिनी गेम सेंटर में शीप मिनी गेम चुपचाप लॉन्च हो गया। वीवी मिनी गेम सेंटर में गेम का नाम खोजें, एंटर पर क्लिक करें और आप खेलना शुरू कर सकते हैं। ये खबर मिलने के बाद राजेश कुमार ने अपना वीवी मिनी गेम खोला और गेम ढूंढ लिया। ऑनलाइन खिलाड़ी 0, लेकिन वह चिंतित नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी, जो सामान्य बात थी। उसने क्लिक किया और आकर्षक संगीत बजने लगा। एक भेड़ अपने शरीर को बाएं दाएं हिला रही थी। उसने बिना किसी आश्चर्य के गेम शुरू करें पर क्लिक किया। उसने सहजता से पहला स्तर पार कर लिया और उसे आसानी से पार कर लिया। लेकिन जब वह दूसरे स्तर पर पहुंचा तो कठिनाई तुरंत प्लस संस्करण में बदल गई। शुरुआत में उसने सहजता से 3 समान कार्ड हटा दिए, जब तक कि उसे मैदान पर 3 समान कार्ड दिखाई नहीं देने लगे। वह सावधानी बरतने लगा, प्रत्येक निष्कासन की चरण दर चरण योजना बनाने लगा। लेकिन यह अभी भी बेकार था। वह एक गतिरोध पर पहुंच गया था और केवल वस्तुओं का उपयोग करने का विकल्प चुन सकता था। तीनों चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद उसने मैदान पर बचे हुए कुछ पत्तों पर नज़र डाली। 3 पत्तों का सेट बनाने के लिए पर्याप्त दिखाई देने वाले पत्ते नहीं थे। सबसे नीचे दबे हुए मकई के दाने के नीचे शायद एक पूरी दुनिया छिपी हो। बिना किसी आश्चर्य के वह लेवल में फेल हो गया। राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं, अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और गाली देते हुए कहा, मैं ये क्या खेल रहा हूँ, बेकार का खेल। दोपहर में राजेश कुमार ने गेम इंटरफेस खोला और पाया कि उनके गेम के लिए ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या अभी भी 0 थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या गड़बड़ हुई? डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1 से 10 तक, 10 से 100 तक, अब तक तो फैलाव की गति बहुत तेज हो जानी चाहिए थी। राजेश कुमार उलझन में था। उसने भार्गव को फ़ोन किया और थोड़ी बातचीत के बाद उसे आखिरकार खेल का तंत्र समझ में आ गया। इस दुनिया में गेम सेंटर कोल्ड स्टार्ट का इस्तेमाल करता है। शुरुआत में कोई सिफारिश नहीं होती और बाद में धीरे धीरे ट्रैफिक मिलता है। अगर समीक्षाएं अच्छी हैं तो और ट्रैफिक मिलेगा। बेशक भुगतान करना एक अपवाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान पैसे से न हो। ढेर सारा पैसा सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। राजेश कुमार ने सोचा, वैसे भी उनके पास सिस्टम से मिले स्टार्टअप फंड में 10 करोड़ थे, इसलिए उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने हाथ हिलाकर भार्गव को होम पेज पर एक रिकमेंडेशन स्लॉट खरीदने का निर्देश दिया। जब राजेश कुमार ने इस बार गेम का होम पेज रिफ्रेश किया तो उन्हें तुरंत अपना शीप मिनी गेम दिखाई दिया। इतना सब करने के बाद अब उसका ध्यान खेल पर नहीं रहा। उसने अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया। पैसे चुकाए जा चुके थे, इसलिए अब बस कुछ ही समय की बात थी कि यह लोकप्रिय हो जाए। उसे इस खेल की ज़रा भी चिंता नहीं थी जो उसके पिछले जन्म में इतना लोकप्रिय था। क्या आपने शीप खेला है? अभी तक नहीं? क्यों? इसे अब तक का सबसे सरल और दिलचस्प गेम माना जाता है। आपको इसे ज़रूर आजमाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मुझे ये नेटिजन एक दिन तक नहीं दिखा। एक दिन बाद एक टिप्पणी का जवाब आया, ये गेम वाकई बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, मैं सभी को इसे खेलने की सलाह देता हूँ। ये घटिया गेम दूसरा लेवल भी पास नहीं कर सकता। किसने कहा कि यह आसान है? किसने? कौन था? मैंने सिर्फ 100 राउंड ही खेले हैं। ये बहुत लत लगाने वाला है। मैं मक्का, गाजर और पत्ता गोभी के सपने देखता हूँ। पहले लेवल में मुझे लगा कि यह गेम बेवकूफ़ी भरा है। दूसरे लेवल में मुझे लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ।
ऑनलाइन और असल में शीप शीप गेम के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन टिप्पणियां शायद इतनी दोस्ताना नहीं थीं। इतनी दोस्ताना नहीं। क्या आपको यकीन है कि यह अपमानों की बौछार नहीं थी? लेकिन निस्संदेह ये गेम पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया, पूरे नेटवर्क पर लोकप्रिय हो गया। हालांकि राजेश कुमार को अभी भी लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने भार्गव को कई ट्रेंडिंग टॉपिक्स खरीदने का निर्देश दिया। इतिहास का सबसे सरल खेल शीप शीप। क्या आपने शीप शीप खेला है? आइंस्टीन को भी 3 विज्ञापन देखने पड़ते। हैरानी की बात है, कोई 2 घंटे तक शौचालय में रहा और बाहर नहीं आया। पता चला कि हम सब जिद्दी गधे हैं। इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स ने शीप शीप को सचमुच नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता 200 मिलियन तक पहुंच गए, जिसने पूरे गेमिंग उद्योग को चौंका दिया। ये पहली बार था जब इतना छोटा खेल लोकप्रियता के इस स्तर पर पहुंचा था। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के तहत अपमान और शिकायतें और भी अधिक बढ़ गईं। पहला स्तर 1+1=2, दूसरे स्तर पर स्नातक प्रवेश परीक्षा शुरू। क्या ये खेल सचमुच पास हो सकता है? डिज़ाइनर, बाहर आओ और हार जाओ। इस खेल का नाम बदलकर बस डॉन्की कर देना चाहिए। इस खेल में प्रतिदिन एक स्तर होता है। उन्होंने तीसरा स्तर भी स्थापित नहीं किया। वे किसे नीचा दिखा रहे हैं? मुझे 81 स्तर दो। क्या ऊपर वाले व्यक्ति ने कोई गलती की? मैं पहले से ही चौथे स्तर पर हूँ। ये गेम काफ़ी मज़ेदार है। चौथा स्तर है। मैंने कुल मिलाकर 400 से अधिक राउंड खो दिए हैं। मैंने 3 या 4 घंटों तक विज्ञापन देखे हैं और अभी भी इसे साफ नहीं किया है। रोना। ऊपर वाला व्यक्ति बहुत मजबूत है। मैंने केवल 1 दर्जन राउंड खेले हैं। कंपनी, क्षमा करें, आपका रिज्यूमे हमारी कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। मैंने शीप शीप का दूसरा स्तर पास कर लिया है। कंपनी, आपको काम पर रखा गया है। मैं विज्ञापन देखने से बीमार हूँ। ये हमेशा एक जैसा होता है। मैं विज्ञापन देखना स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्या वे इसे बदल सकते हैं? बिल्कुल, इसे मत बदलो, यह अब अच्छा है। मैंने एक गेम खेला और शराब की 2 बोतलें भी खरीदी। क्या पाप है? अगर उन्होंने इसे बदल दिया तो मुझे डर है कि मेरा बटुआ सुरक्षित नहीं होगा। ये सिर्फ एक खेल है, ये कितना मुश्किल हो सकता है? मुझे 5 मिनट दो। 5 मिनट बीत गए। भाई, आप कैसे कर रहे हैं? 6 घंटे बीत गए, वह अभी भी वापस नहीं आया है। हर कोई तितर बितर हो गया। तुम कहाँ गए थे? 8 घंटे बाद। तारांकन खांसी, ये खेल थोड़ा मुश्किल है। मैं अब और नहीं खेल रहा हूँ। पहला स्तर अपमानजनक है और दूसरा स्तर भी अपमानजनक है। बेकाबू होकर रोना। क्या आप पहले स्तर को हटाने की हिम्मत करते हैं? यह मेरे पुनरुद्धार समय को गंभीरता से प्रभावित करता है। यदि पहला स्तर हटा दिया जाता है तो मैं क्या खेलूंगा? रोना। मैंने पहले ही 100 स्तर कुत्ते का सिर तक खेल लिया है। क्या इस गेम में केवल 2 स्तर हैं? एक बार जब आप इसे साफ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाद के स्तर और भी रोमांचक हैं। कुत्ते का सिर। मैंने इसे लगभग साफ कर दिया। आपके मकई के नीचे शायद 5 कमरों वाला एक लिविंग रूम का अपार्टमेंट है। पुनः आरंभ करें। ये निराशाजनक है। इस सज्जन को स्पष्ट रूप से पिटाई का सामना करना पड़ा। भीड़ डिजाइनर, बाहर आओ। मुझे पता दो, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ। मुझे भी शामिल करें। जोड़ 1, जोड़ 2, जोड़ आईडी नंबर। जब राजेश कुमार ने ये संदेश देखा तो उसका दिल कांप उठा। नहीं, उसे बिल्कुल अपना छोटा सा उपनाम छिपाना था। वर्तमान लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए राजेश कुमार ने कंपनी के लिए एक वीबो खाता पंजीकृत किया। उसने बिना आवाज किए चुपचाप इसे पंजीकृत किया, लेकिन वह अभी भी उग्र नेटिजन्स की मानव मांस खोज से बच नहीं सका। भाइयों और बहनों, मुझे कचरा खेल का आधिकारिक वीबो खाता मिल गया। हर कोई चार्ज करता है। मैं आ रहा हूँ भाई। जो नेटिजन्स दौड़े दौड़े आए, उन्हें अपने गुस्से का कोई रास्ता नहीं मिला। वे बस झुंझलाहट में इसे फिलहाल बंद कर पाए और बाद में वीबो पोस्ट के लिए अपना गुस्सा बचा कर रखा। राजेश कुमार दुनिया के इकलौते ऐसे ब्लॉगर बन गए जिन्होंने एक भी वीबो पोस्ट नहीं किया था, फिर भी उनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। राजेश कुमार ने लगातार बढ़ते फॉलोअर्स को देखा और चुप हो गए। थोड़ा घबराए। क्या करें? उन्होंने अपने हाथ में मौजूद वीबो कंटेंट को एडिट करना बंद कर दिया और भेजें पर क्लिक नहीं किया। शीप को आपके प्यार और पसंद के लिए आप सभी का शुक्रिया। राजेश कुमार 2 सेकंड के लिए चुप रहे। या तो खामोशी में फट पड़ो या खामोशी में ही खत्म हो जाओ। उन्होंने जारी रखने का फैसला किया और उन्होंने अपनी मारक क्षमता बढ़ा दी। आप सभी का शीप के प्रति आपके प्यार और पसंद के लिए धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग पहले ही लेवल पार कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमारा गेम इतना भी मुश्किल नहीं है। हम दूसरे लेवल को बेहतर बनाने के लिए और मेहनत करेंगे। कृपया निश्चिंत रहें। डेथ स्माइल। समाप्त और भेजे पर क्लिक किया। राजेश कुमार के होंठ एक शरारती मुस्कान में बदल गए क्योंकि उन्होंने अपना फ़ोन स्क्रीन लॉक कर दिया। उन्होंने अब वीबो की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया।
हालांकि जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, यह अपमानों की बौछार थी। खैर, मैं क्या कह सकता हूँ, अश्वेत लोकप्रियता अभी भी लोकप्रियता है। जहाँ ध्यान है वहाँ ट्रैफिक है। वीबो पहले से ही गर्मागर्म बहस में था। और मेहनत करो, ये पहले से ही इतना मुश्किल है, मैं लेवल पास नहीं कर सकता, आप और कितना कठिन काम करना चाहते हैं। रेजर ब्लेड भेजने की तैयारी। चाकू चाकू चाकू। क्या किसी ने वास्तव में दूसरा लेवल पास किया? मैं पास हो गया, मैं पहले से ही तीसरे स्तर पर पीस रहा हूँ। तीसरा स्तर वास्तव में बहुत कठिन है। पहले ही एक दोस्त को इसकी सिफारिश की है, उसने कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वास्तव में ये खेल दोस्ती को बढ़ावा दे सकता है, हर कोई जल्दी से अपने दोस्तों को इसकी सिफारिश करता है। पहले ही अनुशंसित, ब्लैकलिस्ट हो गया, आपने मुझे धोखा दिया। आधिकारिक, तो चाय की तरह। व्यंग्यात्मक, आप कितने सालों से वेस्ट लेक लॉन्गजिंग पी रहे हैं? क्या आप हमें पता देने की हिम्मत करते हैं? राजेश कुमार ने उस नफरत के बारे में सोचा जो उसने अभी अभी भड़काई थी। थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने एक खजाने की पेटी खोलने का फैसला किया। डिंग, भेड़ एक भेड़ सुपर रणनीति की एक प्रति प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। राजेश कुमार अवाक था, उसके लिए ये रणनीति किस काम की थी? उसने ये टूटा हुआ खेल भी नहीं खेला। उसने लापरवाही से रणनीति को एक तरफ फेंक दिया। राजेश कुमार ने आंखें घुमाई, सिस्टम पैनल से बाहर निकला और बिस्तर पर लेट गया। उसे तो सोना ही था, करवटें बदलते हुए, नींद नहीं आ रही थी। राजेश कुमार अनिद्रा से पीड़ित थे और आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वीबो खोला और कमेंट सेक्शन देखा। उफ, ये सिर्फ अच्छा नहीं था, जानलेवा था। उनकी खूब खिंचाई हो रही थी। उन्होंने एक मैसेज देखा और हंस पड़े। क्या डिज़ाइनर खुद खेलने की हिम्मत कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम पास हो सकते हो। उसे वह रणनीति गाइड याद आई जिसे उसने अभी अभी एक तरफ फेंक दिया था। उफ, ये तो मुंह पर करारा तमाचा था। वह तो पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहा था। अगली बार उसे कम बेबाक दावे करने चाहिए। उसने गेम गाइड खोली, एक नज़र में ही उस पर लिखे टेक्स्ट को पलट दिया और सारी रणनीतियां तुरंत उसके दिमाग में आ गईं। तो बस यही है, उसे अचानक समझ आ गया। अब उसे शीप गेम की पूरी समझ हो गई थी। उसने गेम खोला और वही आकर्षक, कुछ दिमाग धोने वाला संगीत बजने लगा। उसने अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू कर दिया ताकि वह अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करके वीबो पर पोस्ट कर सके। उसने पहला लेवल बिजली की गति से पार कर लिया। दूसरे लेवल में प्रवेश करते ही पिछली बार की अपनी सावधानी के उलट उसने बहुत तेज़ी से, बहुत सटीकता से क्लिक किया और सारे कार्ड बहुत आसानी से पार कर लिए। स्क्रीन पर एक भेड़ दिखाई दी जिस पर लिखा था, झुंड में शामिल होने के लिए बधाई। वह पास हो गया। हा, वह पास हो गया। पिछले जन्म में इस खेल ने उसे कई महीनों तक परेशान किया था, फिर एक बार पास कर पाया। अब वह इसे आसानी से पास कर गया। ये प्रणाली वाकई विश्वसनीय थी। उसने वीबो खोला, अभी अभी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो अपलोड किया और एक वीबो पोस्ट को संपादित करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, क्या यह ऐसा खेल नहीं है जिसे कोई भी हाथ वाला खेल सकता है? ... मुझे यकीन नहीं हो रहा, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? उन्होंने ज़रूर चीटिंग की होगी। किसी चीटिंग के लिए रिपोर्ट करें। @sheep ऊपर, यह आधिकारिक वीडियो है। क्या आपने वीबो यूज़र नेम नहीं देखा? क्या आप चाहते हैं कि वह खुद को पकड़ ले? उद्धरण चिन्ह ... गलत अनुमान, लेकिन क्या अधिकारी के लिए चीटिंग करना और भी आसान नहीं है? ... अब समझ आया। पहले ऐसे क्लिक करो, फिर वैसे, और फिर आप लेवल पास कर लेते हैं। आप वाकई जीनियस हैं। ... आधिकारिक गाइड देखने के बाद मैं इसे फिर से कर सकता हूँ। भाइयों, मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे कुछ मिनट दो। हा, मैं भी चलता हूँ। 6 घंटे बीत चुके हैं, आप सब कैसे हैं? मजाकिया हंसी। कोई खबर नहीं होने का मतलब साफ है कि वे पास नहीं हुए हैं। थोड़ी देर और इंतज़ार करो। 8 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वापस नहीं आए। एक दिन बीत चुका है। खांसी, ये भागीदारी के बारे में है, ये भागीदारी के बारे में है। ... अधिकारी ने कई बार खेला होगा। क्या आप लाइव स्ट्रीम करने की हिम्मत करते हैं? @sheep आप लाइव स्ट्रीम कहते हैं और वे लाइव स्ट्रीम करते हैं। दिन में एक स्तर, अगर कोई समस्या है तो कल मिलते हैं। आपको कल आपका ये संदेश नहीं दिखाई देगा, कुत्ते का सिर। अगर वे लाइव स्ट्रीम करते हैं तो वे गिर जाएंगे। वे लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं? अधिकारी बेवकूफ़ नहीं है। ... मैंने कुत्ते का सिर पास कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे चीट का उपयोग करके हल नहीं किया जा सकता। अगर है तो चीट पर्याप्त अच्छा नहीं है। क्या चीट? चलो निजी तौर पर बात करते हैं। मजाकिया हंसी। समूह में शामिल हों, 1,23,45,678। हे भगवान, आप वास्तव में चीट का उपयोग कर सकते हैं। समूह का मालिक बहुत ही भयानक है।
मैं पहले ही पास हो चुका हूँ। जिन्हें इसकी आवश्यकता है वे जल्दी से समूह में शामिल हों। चीट का उपयोग करके प्रकाश की गति से स्तर पास करना, पहले आओ पहले पाओ, अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया गया है। उद्धरण चिन्ह उत्तीर्ण जोड़ 1, उत्तीर्ण जोड़ 2, उत्तीर्ण जोड़ आईडी नंबर। चीट करना वास्तव में बेहतर है। बेचना तारांकन तारांकन तारांकन, यदि आवश्यक हो तो वीवी जोड़ें। उद्धरण चिन्ह भाई चलो निजी तौर पर बात करते हैं। इस क्षण उसके दिमाग में एक यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, डिंग। पता चला है कि कोई शीप गेम में चीटिंग कर रहा है। सिस्टम ने इस बग को ठीक कर दिया है। कृपया बेझिझक इसका इस्तेमाल करें। होस्ट सिस्टम बिक्री के बाद का काम संभाल लेगा। ये देखकर राजेश कुमार हल्के से मुस्कुराए और उस चीटिंग कमेंट के नीचे जवाब दिया, बग ठीक कर दिया गया है, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैं अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ? बहुत देर हो गई। क्या ये प्रोग्रामर आराम नहीं करते? आधी रात में बग ठीक करते हैं, हमें मौका नहीं देते। 100 करोड़ से चूक गए। भाइयों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं मेहनत करता रहूँगा। मुझे लग रहा है कि मैं सफलता के बहुत करीब हूँ। ये भाई तब तक खेल रहा है जब तक उसे भ्रम न हो जाए। यहाँ एक मजाक है, मैं शीप गेम जीतने वाला हूँ। राजेश कुमार ने देखा कि आधी रात हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि गेम रिफ्रेश हो गया था। वह फिर से डेली लेवल को चुनौती दे सकता था। उसने वीबो का लाइव स्ट्रीमिंग फंक्शन खोला और अपने फ़ोन से गेम शीप प्रोजेक्ट किया। जो लोग वीबो पर सक्रिय थे और फिर भी शिकायत कर रहे थे, शीप के आधिकारिक लाइव स्ट्रीम नोटिफिकेशन को देखकर तुरंत लाइव स्ट्रीम रूम में उमड़ पड़े। लाइव स्ट्रीम रूम में दर्शकों की संख्या बढ़ती ही गई और 10 लाख के आंकड़े तक पहुंच गई। राजेश कुमार ने गेम खोलने के लिए क्लिक किया, लापरवाही से पहला लेवल पार किया और आसानी से पास हो गए। शैतानी दूसरा लेवल आ गया, जिसकी सफलता दर 0.0001% से भी कम थी। बुलेट कमेंट सेक्शन पहले से ही भरा हुआ था। घनी बुलेट कमेंट्स के कारण ये देखना मुश्किल हो रहा था कि क्या लिखा है। आधिकारिक, सचमुच आधिकारिक, लाइव। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कहां से आए हो? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? मसालेदार स्ट्रिप्स के एक पैकेट पर लिखा है कि स्ट्रीमर निश्चित रूप से पास नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि अधिकारी पास हो जाएगा। मसालेदार स्ट्रिप्स एक्सप्रेस डिलीवरी करना याद रखना। अगर यह कचरा खेल पास हो जाए तो यह चमत्कार होगा। अगर वे पास हो जाते हैं तो मैं लाइव स्ट्रीम पर गंदगी खाऊंगा। अधिकारी कृपया कठिनाई कम करें। मैंने पहले ही सैकड़ों राउंड आंसू खेल लिए हैं। सैकड़ों राउंड, और आप ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं। मैंने हजारों राउंड के बाद कुछ नहीं कहा है, लेकिन कठिनाई को कम करना स्वीकार्य है। इस गेम को किसने डिज़ाइन किया है? बलिदान के लिए डिज़ाइनर को बाहर खींचो। मुझे डिज़ाइनर का पता दो। चाकू ब्लेड चेतावनी। ... राजेश कुमार ने बुलेट स्क्रीन में टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर दिया। उनकी निगाहें अब केवल उनके सामने खेल पर थीं। हाथ में गाइड के साथ उन्होंने आसानी से कुछ ही सेकंड में दूसरा स्तर पार कर लिया। सफलतापूर्वक झुंड में शामिल हो गए। बुलेट की टिप्पणियों से हंगामा मच गया। चौंकाने वाला, किसी ने 1 मिनट से भी कम समय में भीड़ का दूसरा स्तर पार कर लिया। अधिकारी ने खुद गेम लिखा है, उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि कौन से कार्ड दिखाई देंगे। अभी आधी रात ही हुई है, आपको कैसे पता चल सकता है कि आगे कौन से कार्ड दिखाई देंगे? वह व्यक्ति कहाँ है जिसने कहा था कि वे लाइव स्ट्रीम में बकवास खाएंगे? बाहर आओ और अपना लाइव स्ट्रीम शुरू करो। स्क्रीन पहले ही रिकॉर्ड कर ली है। हाँ, मैं आज का लेवल पास करने के लिए इसी उपाय का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ऊपर वाले, क्या तुम बेवकूफ़ बनने तक खेल रहे हो? कार्ड हर बार रैंडम होते हैं, ये वैसा नहीं है। इसे रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह ... बहुत उत्साहित हो गया, भूल गया। बिग बॉस कृपया मुझे ले चलो। बिग बॉस कृपया मुझे वॉक थ्रू दो। बिग बॉस कृपया कठिनाई कम करो। बिग बॉस कृपया कठिनाई जोड़ 5 कम करो। बिग बॉस कृपया कठिनाई जोड़ आईडी नंबर कम करो। राजेश कुमार ने स्क्रीन पर कठिनाई कम करने के अनुरोधों से भरा देखा और उन्हें अनदेखा कर दिया। अभी कठिनाई कम करने का समय नहीं था। उसने अब नेटिजन्स के विलाप पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ के एक झटके से लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया। उन्होंने वेबो खोला और एक पोस्ट संपादित की, सभी लोग कृपया अच्छा काम करते रहें। समय उड़ता गया और कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। शीप गेम की लोकप्रियता भी समय के साथ थोड़ी कम हो गई थी। इस तरह के मिनी गेम के लिए जब लोगों ने शुरुआत में खेलना शुरू किया था तो उन्हें ये काफ़ी लत लगाने वाला और दिलचस्प लगा होगा, खासकर लेवल पार करने की उनकी जिद के कारण। लेकिन बाद में जैसे जैसे वे खेलते गए, उन्हें एहसास हुआ कि लेवल पार करना तो बस दिखावा था, असली मकसद तो विज्ञापन देखना था। जब लोगों को यह एहसास हुआ तो खिलाड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। उसने खुद को संभाला और सोचा, अब समय आ गया है। उसने बुदबुदाया, सिस्टम, गेम की कठिनाई थोड़ी कम करो। ठीक है प्रिय, 1 मिनट रुको। कठिनाई में बदलाव किया गया है प्रिय।
कृपया इसे देखें और मुझे 5 सितारा समीक्षा दे टिल्ड। क्या सिस्टम को भी अच्छी समीक्षाएं मिल सकती हैं? प्रिय, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? प्रिय, मैंने तो बस कह दिया, इसे गंभीरता से मत लो। मैं तो बस सीख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राजेश कुमार ने सिर हिलाया और उससे अब और बात न करने का फैसला किया। आखिर वो सिस्टम से क्या बात कर रहा था? सब कुछ तो प्रोग्राम था। क्या उसे उम्मीद थी कि वो इंसान जैसा होगा? उसने अपना फ़ोन निकाला, वीबो खोला, उस अकाउंट में लॉग इन किया जिसे अनगिनत बार पीटा गया था और टाइप किया, खुशखबरी खुशखबरी, हमारा शीपर शीप मिनी गेम अब और आसान हो गया है। ढेर सारे खिलाड़ियों के अनुरोध पर और सबके गेमिंग अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने गेम की कठिनाई कम कर दी है। कृपया दूसरे लेवल को पास करने की कोशिश करते रहें। मेरा मानना है कि हर कोई इस झुंड में शामिल हो सकता है। आगे बढ़ो टिल्ड। शीपर शीप से नफरत करने वाला, अरे ये घटिया अधिकारी मेरी भावनाओं को फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं फिर से तुम्हारी बात मान लूं तो मैं अपने बाल खड़े खड़े धो लूंगा। शांत मन, स्वाभाविक रूप से शांत। भाई, ऐसा मत कहो। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। शायद तुम पास हो जाओ। मैं पहले जाऊंगा। मुझे भेड़ से प्यार है। भेड़ भाइयों, ये सच है। कठिनाई वास्तव में कम हो गई है। मैं पहले ही पास हो चुका हूं। हर कोई, जल्दी करो और जाओ। मुस्कुराता हुआ चेहरा। झेंजियांग दी, मुझे उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गधा एक गधा। भाइयों, मैं गवाही दे सकता हूं, भेड़ भाई ने जो ऊपर कहा वह सच है। मैं पहले ही पास हो चुका हूं। झेंजियांग दी, मुझे लगता है कि आप दोनों या तो आधिकारिक शिल्स हैं या आप सभी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय सम्राट स्वयं, क्या ये खेल वास्तव में इतना कठिन है? मैं एक ही प्रयास में पास क्यों हो गया? उत्तीर्ण जोड़ 1, उत्तीर्ण जोड़ 2, ... उत्तीर्ण जोड़ आईडी नंबर। भेड़ एक भेड़ से नफरत करने वाला, क्या ये वास्तव में आसान हो गया? आई लव शीपर शीप, बेशक ये सच है। आगे बढ़ो भाई, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मज़ेदार हंसी। शीपर शीप आजीवन नफरत करने वाला, मुझे शीपर शीप बहुत पसंद है। तुम चालबाज हो, सच में मेरी गांड। मैंने कई राउंड खेले और हमेशा थोड़ा सा ही पीछे रह गया, बस थोड़ा सा, हर बार बस थोड़ा सा। अब तो पहले से भी बुरा हाल है जब मैं पास होने से बस कुछ ही कदम दूर रह गया था। हर बार बस थोड़ा सा, सच में भाड़ में जाए। शीपर शीप, आधिकारिक तौर पर तुम कुत्ते हो ना? आजीवन नफरत करने वाला, बस जो भी मुझे डांटना चाहता है आ जाए। ये देखकर राजेश कुमार को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, सिस्टम, आपने गेम की कठिनाई कितनी कम की? प्रिय, आपके कहने पर मैंने इसे थोड़ा कम कर दिया है। प्रतिशत में थोड़ा सा कितना होता है? प्रिय, ये सचमुच है, सिस्टम बहुत सख्त है। थोड़ा सा में 2 बिंदु होते हैं। पहले क्लियर रेट 0.0001% था और 2 बिंदु कम होने के बाद वर्तमान क्लियर रेट 0.01% है। ... ऐसा लग रहा था कि क्लियर रेट बढ़ने या न बढ़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। छोड़ो, चलो इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं। वह सिर्फ एक मिनी गेम पर निर्भर रहकर अपने संसाधनों को कम नहीं होने दे सकता था। लोकप्रियता अंततः फीकी पड़ जाएगी। किंग ऑफ ग्लोरी, जो उसके पिछले जन्म में बहुत लोकप्रिय था, उसे बाहर लाने का समय आ गया था। उसका मानना था कि यह इस दुनिया में भी उतना ही चकाचौंध करने वाला होगा। सिस्टम का मुख्य मिशन भी था, सभी के लिए कोई ओवरटाइम नहीं। यह मिशन पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। वह केवल अपनी कंपनी से शुरुआत कर सकता था, सभी को एक साथ ओवरटाइम अस्वीकार करने के लिए कह सकता था। ये सोचकर राजेश कुमार ने भार्गव को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर उसने कहा, मैंने आपके ईमेल पर एक गेम का प्रस्ताव भेजा है। देख लीजिए, आप इसे बनाने के लिए लोगों की भर्ती शुरू कर सकते हैं। भार्गव ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। क्या आपकी कोई और ज़रूरत है? मैं फिर जोर देकर कहूँ, कंपनी में ओवरटाइम करना मना है। जिन लोगों को आप भर्ती करते हैं उनके लिए पहली शर्त यह है कि वे ओवरटाइम न कर सकें और 996 न कर सकें, वरना उन्हें नौकरी पर न रखें। खासकर उन रोल किंग को जो ज़्यादा काम करने में सबसे आगे रहते हैं, बिल्कुल न रखें। भार्गव के पिछले ओवरटाइम व्यवहार को याद करते हुए, जिसने अभी भी उसे नकारात्मक बातें दी थीं, राजेश कुमार उसे फिर से याद दिलाए बिना नहीं रह सके। खासकर तुम ओवरटाइम में सबसे आगे मत रहो, कहीं ऐसा न हो कि यह एक बुरा उदाहरण बन जाए। बिना वजह उसकी पीठ में छुरा मत घोंपना, सबको जल्दी घर जाना चाहिए। ठीक है, समझ गया। भार्गव ने सहमति में सिर हिलाया। जहां तक उसने वास्तव में कितना काम लिया, किसी को नहीं पता था। फोन रखने के बाद राजेश कुमार ने अपनी कनपटियां रगड़ीं। उसे अचानक याद आया कि उसे अपनी वार्षिक छुट्टी लिए 8 दिन हो चुके हैं। आज उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था और विच्छेद मुआवजे का मामला अभी तक सुलझा नहीं था। कल उसे कंपनी में जाकर बहस जारी रखनी होगी। उसने सिस्टम पैनल खोला और ढेरों बंद खजाने के बक्सों को देखा।
बेहतर होगा कि वह पहले ड्रॉ के एक राउंड में अपनी किस्मत आजमाए और सबसे निचले स्तर के सभी लाल खजाने के बक्से खोल ले। वह सोच रहा था कि क्या उसे कोई उपयोगी इनाम मिल सकता है। सब खोलो, राजेश कुमार ने बाकी लाल खजाने के बक्सों को देखते हुए हार मानकर कहा। डिंग, मेज़बान को लाल ड्रैगन फल तारांकन 20 पाने के लिए बधाई। डिंग, मेज़बान को लाल चूहा तारांकन 10 पाने के लिए बधाई। डिंग, मेज़बान को लाल कीबोर्ड तारांकन 8 पाने के लिए बधाई। डिंग, मेज़बान को लाल सेब तारांकन 20 पाने के लिए बधाई। ... जैसी कि उम्मीद थी, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। राजेश कुमार बेबस था। एक पल सोचने के बाद उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए सबसे ऊंचे स्तर के हरे खजाने के बक्सों में से एक खोलने का फैसला किया। सिस्टम, एक हरे खजाने का बक्सा खोलो। डिंग, मेजबान को हरी टोपी प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह एक उच्च स्तरीय खजाने का बक्सा था? उसने गलत नहीं सुना, है ना? एक हरी टोपी। क्या यह ऐसा कुछ था जो दिया जा सकता था? इसका क्या उपयोग है? मैं इसे आपको देता हूं, क्या आप इसे चाहते हैं? राजेश कुमार ने दांत पीसते हुए पूछा। इस हरे टोपी को पहनकर आप एक किंग ग्रासलैंड प्राप्त कर सकते हैं। कृपया विश्वास करें, मेजबान, सिस्टम उत्पाद हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सामान होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। राजेश कुमार के दिल में एक एमएमपी था, सोच रहा था कि इसे कहूं या नहीं। तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिय, मेरा विश्वास करो, इसका बाद में बहुत उपयोग होगा। ये हरे खजाने के बक्से से एक छिपी हुई वस्तु है। ज़्यादातर लोग ये पुरस्कार भी नहीं पा सकते। प्रिय, उपन्यासों में ऐसे दावे करने वाले पात्र अक्सर खुद ही अपना खंडन कर बैठते हैं। बिल्कुल नामुमकिन, राजेश कुमार ने दांत पीसते हुए कहा। राजेश कुमार ने आंखें घुमाईं। छोड़ो भी, उसे खुद ही करना था। ये व्यवस्था कुछ हद तक अविश्वसनीय थी और छंटनी के सबूत पहले से ही साफ थे। वह कल इस कंपनी को सबक सिखाने वाला था। उसे उन कंपनियों से नफरत थी जो साफ तौर पर गैरकानूनी बर्खास्तगी करती थीं, लेकिन फिर खुद को नैतिक रूप से ऊंचा बताती थीं। जबरदस्ती और प्रलोभन देने के उनके हथकंडे जब जांचे गए तो सभी गैरकानूनी निकले। अगर कोई कंपनी आपको नौकरी से निकालना चाहती है लेकिन कोई उचित कारण नहीं ढूंढ पाती है और कानून के अनुसार अवैध बर्खास्तगी के लिए 2N मुआवजा देना जरूरी है, लेकिन वे भुगतान नहीं करना चाहते, इसलिए वे आपकी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। N-1 जैसी बातें कहना बेतुका है। N-1 का मतलब है आपसी सहमति से श्रम अनुबंध को समाप्त करना। आपसी सहमति का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्मचारी और कंपनी ने समान रूप से इस पर चर्चा की है और दोनों योजना पर सहमत हैं। लेकिन अब कंपनी आपको परेशान कर रही है, आपसे घृणा कर रही है, आपको PUA कर रही है और आपको बता रही है कि आप हर तरह से बेकार हैं। वे आपसे ये भी कहते हैं, हम केवल N-1 देते हैं और अगर आपको नौकरी खोजने के लिए 1 महीने का बफर पीरियड चाहिए तो 1 चला जाएगा और आपको केवल N मिलेगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? जोड़ 1 का मतलब नोटिस के बदले भुगतान है। अगर कंपनी आपको नौकरी से निकालना चाहती है तो उसे आपको 1 महीने पहले लिखित नोटिस देना होगा, तभी उन्हें 1 का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन बिना लिखित सूचना के सिर्फ मौखिक सूचना देना बेकार है। कल मिलते हैं।